अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हबीबास लेक्चर। तो आज की वीडियोस के अंदर हम लोग पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जान लें, एटलीस्ट आपके पास कॉन्सेप्ट तो आ जाएगा। इसमें हमने आपके पास पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व किया है, प्लस आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, थ्योरी वाइज कॉन्सेप्ट भी दिए हैं जो आप लोग अगर याद रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके पेपर बहुत अच्छे हो जाएंगे। एंड होप्स हो कि इस वीडियो का एक एक पार्ट करने के बाद जो है वो आप लोग इस काबिल तो हो जाएंगे, एटलीस्ट उस सब्जेक्ट के अंदर आप लोग 3 से ज़्यादा का जो GPA है वो गेन कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने सारे फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके लिए वीडियो कैसी रही। इंट्रोडक्शन टू पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आखिर किस चीज़ का नाम है। तो पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्निक जो कंप्यूटिंग होती है वो एक टेक्निक होती है, ये बात आपको याद रखनी है। कोई चीज़ प्रोसेस होती है, कोई चीज़ आपके पास किसी की टाइप होती है, लेकिन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हमारे पास एक टेक्निक होती है जो जितने भी बड़े बड़े टास्क होते हैं, लार्ज टास्क होते हैं, उनको छोटे छोटे टास्क के अंदर जो है वो डिवाइड कर देती है। अब ये जो टास्क होते हैं ना, इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त में या मल्टीपल टाइम में सॉल्व किया जाता है और फिर एंड पे आके उनको हम लोग मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू या कंप्यूटिंग सिस्टम के थ्रू जो होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब इसका गोल हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले तो ये स्पीड अप करता है। किस चीज़ को स्पीड अप करता है कि आपने जो टास्क डिवाइड किए हैं उनके सोल्यूशन को, वो जब आप लोग देखो एक इतना बड़ा टास्क है, अब इसको तो टाइम लगेगा ना सोल्व होने में। जब हम लोग इसको डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और फिर इसको एक सिस्टम के अंदर डिफरेंट जो हमारे पास कोर्स होती हैं, CPUs होते हैं, या फिर अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो मल्टीपल जगहों के ऊपर इसी टास्क को डिवाइड करके हम भेज देते हैं कि इतना पार्ट तुम करो, इतना पार्ट तुम करो, इतना पार्ट तुम करो, इतना पार्ट तुम करो। तो अगर सारे एक ही टाइम में छोटे छोटे टास्क को मिलकर सॉल्व कर लेते हैं और एंड पे आके फाइनल रिजल्ट को कंबाइन कर लेते हैं तो ये बहुत ही ईजी वे में होता है कि स्पीड अप यानी जल्दी से फिर वो अपने टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं थोड़े टाइम के अंदर, ठीक है। टाइम सेविंग भी होता है। लेकिन अगर हम टास्क को डिवाइड ही नहीं करते हैं तो एक ही कंप्यूटर अगर इस बड़े टास्क को कर रहा है, एक तो उसको टाइम लगेगा, ठीक है, और एक अगर वो अलग अलग टास्क छोटे छोटे डिवाइड करके कर भी रहा है तब भी उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जब इसके अंदर मल्टीपल कोर्स या मल्टीपल प्रोसेसिंग के थ्रू हम इन टास्क को करते हैं तो इससे हमारी एक तो इसका मेन गोल होता है कि स्पीड अप करना, यानी कि हमारे काम को जल्दी से फास्टली करना। दूसरा एफिशिएंसी, क्योंकि हर कोई अपने टास्क को अलग अलग वे में कर रहा है, एफिशिएंट वे में कर रहे हैं, तो एट दी एंड हमें उसका सेम सोल्यूशन ही मिलना होता है। तो एफिशिएंट वे में सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद स्केलेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि जितनी आप चाहे प्रॉब्लम्स को ऐड करें, आप उनको डिवाइड करें और आप उनको ईजिली जो होता है स्केलेबल कर सकते हैं, यानी ईजिली आप उनको जो है वो उसके अंदर मज़ीद अगर आप चाहें तो टास्क को जो है वो डिवाइड करके उनको फर्दर डिवाइड करके आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज शेयरिंग, ऑब्वियसली जब टास्क को डिवाइड करके हर कोई अपने अपने टास्क को परफॉर्म कर रहा है, अपने स्मॉल टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज को भी शेयर कर रहे हैं। जैसे हम एक सिंपल पैरेलल वे में ही एक सिंपल कंप्यूटर की एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर 4 से 8 कोर्स लगी हुई हैं। हर को एक कोर जो होती है, फॉर एग्जाम्पल वो आपका यूट्यूब रन कर रही है, एक कोर आपका ब्राउज़र रन कर रही है, एक कोर पे आप जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, एक कोर पे आप गेम खेल रहे हैं, एक कोर पे आप कुछ भी कर रहे हैं। तो ये एक ही सिस्टम के अंदर जब मल्टीपल कोर मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के रिसोर्सेज भी तो शेयरिंग हो ही रही है ना इस सिस्टम के अंदर। ये कोर किसी और को चला रहा है, ये कोर किसी और ब्राउज़र को चला रहा है, ये किसी और ब्राउज़र को चला रहा है। तो ये जब मिलकर काम होते हैं इसमें आपकी रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे जो पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है, फिर हम देखेंगे हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है।
अभी जो चीज़ हमने डिस्कस की वो दोनों को कंबाइन करके थी, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हमने टेक्निक को डिस्कस किया। अब हम इनको फर्दर अलग अलग करके करते हैं। तो पैरेलल कंप्यूटिंग की अगर बात करते हैं तो इसमें जितने भी मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो क्या काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। अब वो जो प्रोसेसर्स होते हैं वो आपके मल्टी कोर भी हो सकते हैं, वो आपके सीपीयूज भी हो सकते हैं, वो आपके जीपीयू यानी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सीपीयू है, उसके 4 से 8 कोर हैं। जब भी मैंने आपको एग्जांपल दी वो पैरेलल की ही दी थी। इनमें से जो एक कोर है वो आपका यूट्यूब रन कर रहा है, एक कोर आपका जूम चला रहा है, एक कोर आपका ब्राउजर चला रहा है। तो ये सारे टास्क जब एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं एक ही सिंगल मशीन से, यानी एक सिंगल कंप्यूटर या लैपटॉप से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज हम जो है वो हमारी पैरेलल कंप्यूटिंग होती है। और जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स हैं वही जो मशीन्स है आपकी वो अलग अलग जगहों पर है। फॉर एग्जांपल कोई आपकी कराची में है, कोई आपकी लाहौर में है, कोई गुजरांवाला में है, लेकिन ये सारी जो होती हैं एक दूसरे के साथ किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं और ये सारी एक ही टास्क के ऊपर काम कर रही होती है। यानी इन्होंने एक ही टास्क के ऊपर काम करना होता है, लेकिन ये डिफरेंट सिटीज़ के अंदर है या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर है। और मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ही होता है ना डिस्ट्रीब्यूट होना ऑन द मल्टीपल प्लेसेस। तो जब ये डिफरेंट मशीन्स होती हैं एक दूसरे के थ्रू नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होती हैं, लेकिन ये एक ही सिंगल टास्क के ऊपर ही काम कर रही होती हैं और फिर एंड पे क्या होता है कि ये एक दूसरे के सारे रिसोर्सेज को शेयरिंग कर लेती हैं, तो वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है। ठीक है, सारे रिसोर्सेज सारे जो रिजल्ट्स आते हैं उनको कंबाइन कर दिया जाता है, तो वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है। इसके अलावा इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट जो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी आपकी पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का, वो है हमारे पास फ्लाइंग टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मे बी पास पेपर्स में नहीं मिल रहा होगा और इसके आने के चांसेस में भी 20 to 30% है कि हो सकता है कि आपको आ जाए। लेकिन अगर पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, तो आप जहाँ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बारे में लिखेंगे वहाँ आपने ये भी लिखना है कि ये इसका एक सब टॉपिक है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये टॉपिक क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली जो फ्लाइंग टैक्सोनॉमी है ये एक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या करता है कि आपके जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनको डिवाइड कर देता है। किस बेस पे डिवाइड करता है कि कितनी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो एक टाइम में एग्जीक्यूट हो रही हैं, हाउ मैनी इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। और ये जो इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही हैं तो ये कितने डाटा के ऊपर काम कर रही हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। ये जो हमारे पास फ्लाइंग टैक्सोनॉमी थी ये एक ऐसी क्लासिफिकेशन होती है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को डिवाइड कर देती है और इसकी 4 बेसिक कैटेगरी या टाइप के अंदर डिवाइड कर देती है। अब ये किस बेस पे डिवाइड करती है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं कितनी एग्जीक्यूट हो रही हैं एक टाइम के अंदर, यानी एक टाइम के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं और ये जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं ये कितने डाटा के ऊपर काम कर रही हैं। ठीक है, हाउ मच डाटा के ऊपर काम कर रही हैं, ये इसकी बेसिक है। ये चीज़ इसको जो है डिफाइन कर रही होती है आपके जो क्लासिफिकेशन सिस्टम फ्लाइंग टैक्सोनॉमी को। ठीक है, इस चीज़ को ये डिफाइन कर रही होती है एंड आई होप सो यू अंडरस्टैंड। इससे रिलेटेड फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ये जो टैक्सोनॉमी थी इसको सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, एक माइकल जे फ्लाइन था जिसने 1966 में इस चीज़ को डिस्कवर किया था। अब अगर हम लोग फ्लाइंस की क्लासिफिकेशंस को डिवाइड करें, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसको हम लोग 4 जो है हमारे पास मेन कैटेगरीज या टाइप्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है SIST, SIMD, MISD एंड MIMD। अब ये जो SISD इसका मतलब होता है जो सिंगल इंस्ट्रक्शन होती है वो सिंगल डाटा के ऊपर काम कर रही है। कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, सिंगल इंस्ट्रक्शन, और कितने डाटा के ऊपर, सिर्फ एक ही डाटा के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप अकेले ही किचन में काम कर रहे हैं, किसके ऊपर काम करें, आप सिर्फ रोटियां बना रही हैं। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल आप ले सकते हैं। या आप ले सकते हैं कि आपका कंप्यूटर सिस्टम एक ही कोर रखता है और वो सिर्फ यूट्यूब को ही रन कर सकता है और किसी चीज़ को नहीं, तो ये सिंगल इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई तुम यूट्यूब को रन करो, और क्या डाटा होगा कि एक ही कोर है और आपका एक ही डाटा रन हो रहा। इसके अलावा ये जो आपके पुराने ज़माने के जो कंप्यूटर होते थे ना उनके ऊपर ये रन हो रहा होता था। इसके अलावा SIMD बोलते हैं कि सिंगल इंस्ट्रक्शन होती है और मल्टीपल डाटा होता है। जैसे आपकी रियल लाइफ एग्जांपल अगर लें तो आपकी जो क्लास
टीचर है वो एक है, सिंगल इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो मल्टीपल डाटा, आप कह सकते हैं जो मल्टीपल डाटा ही आप स्टूडेंट है, अब मल्टीपल स्टूडेंट को एक ही काम करने का बोलती है कि भाई आपने इस काम को करना है, यानी एक ही इंस्ट्रक्शन है और उसके ऊपर मल्टीपल डाटा के ऊपर काम कर रही है। उसके बाद हमारे पास आता है MISD, यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, एक सिंगल डाटा है लेकिन उसके ऊपर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस रन हो रही हैं। जैसे यूट्यूब को आपने कैसे रन करना है, जैसे कोई कह रहा है कि तुम इसको वीडियो लगाओ, कोई कह रहा है इसकी शॉर्ट्स लगाओ, कोई कह रहा है इसकी पोस्ट करो, ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन सिंगल डाटा क्या हमारे पास यूट्यूब है। उसके अलावा ये जो अभी हम लोग रिसेंटली यूज़ कर रहे थे वो हमारी MISD ही होती है, लेकिन अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें जो यूज़ होती है वो MIMD यूज़ होती है, विच इज़ द मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ऑन मल्टीपल डाटा। ठीक है, अब हम PDC के बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोसेसिंग टाइम इसका फास्ट होता है, क्योंकि हम लोग लार्ज टास्क को हम लोग डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे टास्क के अंदर, और फिर सारे मिलकर जो होते हैं एक टाइम पे उसको कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास होता है फास्टर प्रोसेसिंग टाइम। उसके बाद ये बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है और उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एफिशिएंसी सोल्यूशन फॉर द लार्ज प्रॉब्लम, ऑब्वियसली ये तो इसका मेन काम होता है। देन लॉन्ग टर्म एनर्जी होती है, कॉस्ट सेविंग होती है कि हमें कोई अलग से PC लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या अलग से हार्डवेयर बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन जो चीज़ है हम उसी के ऊपर इसको काम कर सकते हैं। अब अगर हम बताएं कि PDC किसके कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, तो मोस्टली आपके जो AI सिस्टम्स होते हैं, AI मशीन्स होती हैं, मशीन लर्निंग सिस्टम होता है, इसके अलावा आपका जो वेदर फोरकास्टिंग है, इसके अंदर भी आपकी जो मोस्टली PDC ही यही कॉन्सेप्ट जो होता है वो यूज़ हो रहा होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि आप जितने भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ना, ये सारे वो हैं जिनके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस जो हैं वो टू मच हैं। आपकी पास पेपर्स को लेकर ही हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। अभी ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं, और ये मेरे नोट्स जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ना, आपने साथ साथ खुद के नोट्स बना लेंगे, साथ साथ आप खुद नोट करेंगे, तो तभी आप अपने इस सब्जेक्ट के अंदर 4 GPA तक जो है वो जा सकते हैं। 3 से अबव जो होते हैं कम से कम जो है वो अपना इतना जो है उस पॉइंट के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर आप ले सकते हो। सिंक्रोनियस कंप्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन, इसको हम लोग फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इनमें कौन सी एग्जांपल आती है, कौन सा कोड आता है, यू नो व्हाट, कि आपने अगर अपना पेपर देखा हो, रीसीट का पेपर देख ले या कोई भी पेपर देख ले, इन पेपर्स के अंदर आपने एक तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, और दूसरा आपकी ये कोडिंग वाले बहुत आए हैं, और जब तक आप लोग इनको अंडरस्टैंड नहीं होगी आपके पास इनकी कि इनके हेडर्स क्या होते हैं, इनकी लाइब्रेरीज क्या होती है, कौन कौन से फंक्शन यूज हुए हैं, तो देन आपको इनके बारे में कोई भी नाउ हाउ होने की जरूरत, मतलब जब तक नाउ हाउ नहीं होगी, आप नहीं जानेंगे कि ये कैसे है, ये क्या है, तब तक आप लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप अपना पेपर सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोग तकरीबन इस काबिल हो जाएंगे कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते भी है, लाइक अब तो ये जो प्रोसेसर वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है, दिस वन क्वेश्चन नंबर 2, एंड नेक्स्ट आपको कोडिंग वाला क्वेश्चन नजर आया था, आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एटलीस्ट जो है वो आपका 50% जो है वो अपना एग्जाम फाइनल का जो है वो क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी आउटलाइन देखते हैं तो आउटलाइन में भी आपका सबसे पहला टॉपिक दिस वन आता है। ठीक है, और इसको हम लोग करेंगे, इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं, अगर आपने बुक भी ओपन की हो या आपने कुछ भी ओपन किया हो तो आपने देखा होगा कि टॉपिक्स के साथ उनके सब टॉपिक्स भी आते हैं, तो मैं वो भी इस वीडियो के अंदर आज ही क्लियर करूंगी। देन उसके बाद इसको एज एन एग्जाम्पल के तौर पर मैसेज पासिंग इंटरफेस, देन इसके जितने भी आगे फंक्शंस आते हैं उन सबको हम लोग क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। होप सो आप वीडियो एंड तक देखेंगे, कोई भी पॉइंट जो है वो आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले जान लेते हैं आपके पास सिंक्रोनियस एग्जीक्यूशन क्या होती है। इसमें कंप्यूटेशन, कम्युनिकेशन, बेसिकली एग्जीक्यूशन ही होती है। अगर पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो इनमें एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस कंप्यूटेशन जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, और ये समझना भी बहुत जरूरी है ये दोनों किस तरह से काम करते हैं। जब मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं या टास्क होते हैं एक सिस्टम में चल रहे होते हैं, तो उनका एग्जीक्यूशन सिंक्रोनाइज होता है या एसिंक्रोनाइज होता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी सिंक्रोनियस एग्जीक्यूशन
एग्जीक्यूशन यानी सिंक्रोनियस हम लोग कंप्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन को, और मैं बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ जो है वो आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले अगर हम लोग सिंक्रोनियस एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो सिंक्रोनियस एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि हर टास्क जो होता है वो अपनी टर्न का वेट करता है, यानी जब पहला टास्क जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक दूसरा टास्क जो होता है वो स्टार्ट नहीं होता। इसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फोन है, ठीक है, दिस वन, ये एक फोन है और ये एक दूसरा फोन है। अब दोनों फोन पे कॉल चल रही है, कॉल पे बात हो रही है, तो जब तक जो है बोलने वाला, जैसे ये ए है, ठीक है, पर्सन ए है और ये दिस इज पर्सन बी। अब पर्सन ए ने जब तक अपनी बात कंप्लीट नहीं करनी तो क्या पर्सन बी को राइट है कि वो अपनी बात शुरू कर दे, यानी वो भी बोलता जाए और ये भी अंदर बोलता जाए, इसको कोई राइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यानी जब तक इस वाले फोन ने अपनी बात, इस वाली कॉल पे बात कंप्लीट नहीं होनी है तब तक आप लोगों ने अपना अगला टास्क जो होता है, यानी अगला जो पर्सन है वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं करेगा। पहले ए वाले की बात सुनी जाएगी, देन दूसरे वाला अपना टास्क कंप्लीट करेगा। ऐसा नहीं कि ए वाला भी बोल रहा है और बी वाला भी बोल रहा है, यानी मैं और मेरी फ्रेंड है, हम दोनों कॉल पे बात कर रहे हैं, तो क्या मैं भी बोली जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड भी बोली जा रही है, तो क्या ये सिंक्रोनियस होता है? क्या ये लाइन बाय लाइन या किसी स्टेप बाय स्टेप में किसी सीक्वेंस ऑर्डर में काम हो रहा है, वन आफ्टर द अदर, यानी एक के बाद दूसरा बोले? तो इसमें क्या होता है कि पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी, मेरी बात सुनी जाएगी, देन उसके बाद मेरी जो पार्टनर है वो अपनी बात को कंप्लीट करेगी, या फिर आप कह सकते हैं कि वो मुझे रिसीव करे, पहले मेरी बात को वो रिसीव कर रही है, ठीक, कॉल रिसीव कर रही है, पूरी बात सुनी, देन वो अपना अपना डेटा जो होता है, अपना फ्लो जो होता है वो सेंड कर रही होती है, वो आपकी सिंक्रोनियस एग्जीक्यूशन में आ जाती है, ठीक है। और इन केस ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें भी यही होता है कि एक प्रोसेसर जब अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है तो जब तक वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेगा अगला वेट करेगा, ठीक है। दूसरे वाला जो प्रोसेसर होता है वो वेट करेगा कि कब पहले वाला अपना टास्क कंप्लीट करे तो देन मैं अपना टास्क जो होता है वो शुरू करूं। तो आई होप सो आपको सिंक्रोनियस एग्जीक्यूशन की समझ आई होगी। और जबकि जो एसिंक्रोनियस होता है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, यानी इसमें तो ये था कि आप सीक्वेंस के साथ एक के पहले एक बोलेगा फिर दूसरा काम करेगा, पहले वो दूसरे वाले को वेट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों एट अ टाइम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एसिंक्रोनियस एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि हर टास्क जो होता है वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम करता है, विदाउट किसी भी रुकावट के या किसी भी वेट के वो अपना काम कर रहा होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 5 लोग चैटिंग कर रहे हैं, अब क्या हम लोग उसमें से किसी 5 में से किसी एक अगर कोई टाइपिंग कर रहा है तो क्या हम बाकी, हमारा राइट है कि हम बाकी 4 को रोक सके कि तुम ना टाइपिंग करो? ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर व्हाट्सएप पे एक मैं हूं, मैंने अपनी फ्रेंड को डाटा सेंड करना है, मैं डाटा सेंड करी जा रही हूँ, वो भी अगर आगे से मुझे डाटा सेंड करी जा रही है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मेरा डाटा भी आ रहा है, उसका डाटा भी आ रहा है, एसिंक्रोनस यानी एट अ टाइम इंडिपेंडेंटली, ना उसको मेरा वेट करना पड़ा है ना मुझे उसका वेट करना पड़ा है, हम लोग अपना डाटा सेंड कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि अगर एक प्रोसेसर ने काम टास्क परफॉर्म करना शुरू किया, एग्जीक्यूशन शुरू किया, तो दूसरा भी उसी टाइम पर काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत फास्ट भी होता है, लेकिन ये बहुत कम्प्लेक्स भी होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो होती है इसके दरमियान में बहुत मुश्किल हो जाती है, हार्डर हो जाती है, एक दूसरे से वो बातचीत नहीं, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है सही तरह से, लेकिन ये फास्टर वे होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कम्युनिकेशन के मॉडल्स आ जाते हैं, तो इसमें 2 प्राइमरी कम्युनिकेशन के मॉडल हम लोग इस पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर यूज करेंगे, विच इज द फर्स्ट वन इज मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन एंड सेकेंड वन इज शेयर्ड मेमोरी कम्युनिकेशन। अगर मैं जो मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन की बात करती हूँ तो मैसेज पासिंग में क्या होता है कि आप मैसेज पास कर रहे होते हो, ठीक है, जैसे उसके नाम से ही जाहिर हो रहा होता है कि आप मैसेज पास कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोसेसर जो होते हैं वो एक दूसरे से मैसेजेस के जरिए बात करते हैं। इनकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं एमपीआई, यानी मैसेज पासिंग इंटरफेस जो होता है वो आपका, जिसको हम लोग अपने एग्जांपल के साथ समझेंगे, आप लोग उसके थ्रू समझेंगे। और आप रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आप ये समझ सकते हैं कि देखो मैं इस रूम में हूँ और मैं अपने घर पे हूँ, मेरी फ्रेंड मेरे घर पर है, तो हम एक दूसरे के सामने अपनी मेमोरी शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो हम कम्युनिकेशन आमने सामने नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम लोग मैसेजेस के थ्रू जो होते हैं वो एक दूसरे को मैसेज भेजेंगे, ठीक है। हम लोग ही अपनी
मेमोरी होगी। तो ये होता है मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन, मैसेज के थ्रू हम लोग चैटिंग कर रहे होते हैं। उसके अलावा शेयर्ड मेमोरी कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो शेयर्ड मेमोरी कम्युनिकेशन में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग शेयर्ड मेमोरी, यानी आप लोग जो होते हो वो मेमोरी को शेयर्ड कर रहे होते हो। जब आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो इसमें आप मेमोरी को शेयर कर रहे होते हो। यानी इस मॉडल में क्या होता है, सब प्रोसेसर एक ही मेमोरी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप इमेजिन करें कि इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं एक क्लासरूम की। एक क्लासरूम में एक ही शेयर्ड मेमोरी कैसे हो सकती है, जैसे एक ही व्हाइट बोर्ड है, अब टीचर उस सारे व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा है, मेमोरी तो एक है, स्पेस तो एक है, और सारे स्टूडेंट वहीं से चीजें जो होती है वो अब कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसी के साथ। स्टूडेंट और व्हाइट बोर्ड की जो कम्युनिकेशन होती है वो शेयर्ड मेमोरी कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि जो व्हाइट बोर्ड की मेमोरी होती है ना वो एक शेयर्ड मेमोरी होती है। यानी शेयर्ड मेमोरी का मैं अगर आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो इसका मतलब होता है एक ही मेमोरी होती है, पूरे ग्रुप के पास एक ही मेमोरी, और वो उसी को ही एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। अब कम्युनिकेशन में ये जरूरी नहीं होता कि बात ही करनी होती है, कम्युनिकेशन में होता है कि एक दूसरे के साथ जो होता है वो चीजें शेयर कर रहे होते हैं, डाटा शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन की और टाइप्स आते हैं विच इज द ब्लॉकिंग वर्सेस नॉन ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन। अब ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है कि जब एक प्रोसेस डाटा सेंड या रिसीव करता है तो वो तब तक रुकता नहीं है जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो तो जब तक सामने वाला उठाता नहीं है तो आप रुकते नहीं, आप कॉल आपकी चली जाती है, तो ये ब्लॉकिंग होती है। यानी आपने डाटा सेंड किया है या आप डाटा रिसीव कर रहे हैं तो ये नहीं कि आपने रोक दिया है, वेट करना पड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो वो आपकी ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन में आ जाती है। जबकि जो आपकी नॉन ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसमें आपको वेट करना पड़ता है। ठीक है, इसमें प्रोसेसेस रुक जाते हैं। सॉरी, थोड़ा डाइवर्स हो गया। ब्लॉकिंग में होता है ब्लॉक हो जाना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप लोगों को आपका जो जैसे सेंडर है और रिसीवर है वो तब तक डेटा सेंड और रिसीव करता है, तो वो तब तक रुकता है जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, ब्लॉक हो जाता है। जैसे सेंडर है, अगर उसने डाटा शेयर किया है तो वो डाटा तब तक शेयर होगा, रिसीव नहीं होगा जब तक सेंडर का डाटा सेंड नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग फोन की। ब्लॉकिंग में वो थोड़ा जो है वो डाइवर्ट बोल गई थी बाय मिस्टेक। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया वो नॉन ब्लॉकिंग था, जिसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता, अब कंटिन्यूसली काम हो रहा है, सेंड भी हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, एट द टाइम सेम हो रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो नॉन ब्लॉकिंग है वो आपकी एसिंक्रोनियस भी होती है, जो ब्लॉकिंग है आप उसको सिंक्रोनियस भी ले सकते हैं। ब्लॉकिंग में क्या होता है, जैसे ये सेंडर है, इसने अपना डाटा सेंड करा, फॉर एग्जांपल कोई पीडीएफ सेंड किया है, तो जब तक वो पीडीएफ कंप्लीटली सेंड नहीं होगा तो क्या रिसीवर उसको देख पाएगा? नहीं देखेगा ना। और कैसे? क्योंकि जब तक कंप्लीटली उसके पास डाटा आया ही नहीं है तो वो देखेगा कैसे? तो ये होती है आपकी ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास इसकी कोडिंग आ जाती है। इसको कोडिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एक भी कोडिंग इसकी समझ आ जाती है, पैरेलल प्रोग्रामिंग है, ये जो कोडिंग हुई है ये आपकी एमपीआई प्रोग्राम्स है, और ये जो कोडिंग की जो लैंग्वेज चूज की गई है ये आपकी पैरेलल प्रोग्रामिंग है। ठीक है, एंड आई होप सो मैं आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है एमपीए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जिसमें आपने हेलो वर्ल्ड जो होते हैं उसको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे आपके पास कोड आया है। सबसे पहले हैश इंक्लूड mpi.h। अब आपके पास ये जो हैश इंक्लूड mpa.h है और जो नीचे std.h है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है। ठीक है, ये mpa जो होती है ये एक लाइब्रेरी को इंक्लूड करता है। ठीक है, जो पैरेलल प्रोग्रामिंग और मैसेजेस पासिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। आप यू नो व्हाट कि MPI का मतलब होता है मैसेज पासिंग इंटरफेस और STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये आपके पास है लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, पैरेलल प्रोग्रामिंग और मैसेज पासिंग के लिए ये दोनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको पता होनी चाहिए। एमपीए फंक्शन को एक्सेस करने के लिए जो होते हैं हम लोग इस लाइब्रेरी का यूज करते हैं, और इनपुट आउटपुट लेने के लिए हम लोग जो होते हैं वो इस वाली लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आता है इंट मेन। आपने सुना होगा कि कोई भी प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस है, किसी टाइप की भी प्रोग्रामिंग है, उसमें कोई भी फंक्शन की एग्जीक्यूशन, कोई भी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है, मेन एग्जीक्यूशन होती है, हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है। तो इंट मेन अंदर आ रहा है इंट आर्ग सी, फिर अंदर करेक्टर आ रहा है आर्ग वी।
ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम के एंट्री पॉइंट होते हैं जहां से एग्जीक्यूशन शुरू होती है, मतलब मेन फंक्शन वो जगह होती है जहां से आपका प्रोग्राम रन होता है। आर्ग सी और जो आर्ग वी है ये आर्गुमेंट होते हैं जो कमांड लाइन से पास किए जाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आर्ग सी और वी जो होते हैं ये दोनों के दोनों आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम को आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों आर्गुमेंट पास किए जाते हैं जो कि आपकी कमांड लाइन के थ्रू हम लोग पास करते हैं। पैरेलल प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग कमांड लाइन को भी यूज करते हैं। अगर मैं इसको रन कर सकती, मेरे पास सॉफ्टवेयर होते तो मैं आपको जरूर रन करके दिखाती। उसके बाद लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पेपर टोटली आपको लिखने के लिए आता है, प्रैक्टिकली करने के लिए नहीं आता, तो आप इसको इसी तरह से ही समझे। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने जो किया इसमें इस प्रोग्राम के अंदर ये दो लाइन देखी, ये दो लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं जो आपके ये मैसेज पासिंग इंटरफेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फंक्शंस को रन करने के लिए, और ये आपकी जो होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। उसके बाद हमने देखा कि हमारा मेन सिस्टम स्टार्ट होता है जहां से हमारे प्रोग्राम की मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। इसमें हमने देखा कि दो किस्म के आर्गुमेंट जो है वो कमांड लाइन के थ्रू इन्होंने पास किए हुए हैं, विच इज द आर्गुमेंट सी एंड आर्गुमेंट वी जो है इन्होंने पास किए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आते हैं विच इज द एमपीआई इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है इनिशियलाइज, इन आई एन इट का मतलब होता है इनिशियलाइज करना। ठीक है, ये लाइन एमपीआई सिस्टम जो हमारा होता है उसको इनिशियलाइज करता है जिससे कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं वो सेट होते हैं, और एमपीआई फंक्शंस को यूज करने का तरीका जो होता है वो बेसिकली यहाँ पर एक तैयार हो जाता है। तो इस फंक्शन से आप क्या करते हैं कि एमपीआई सिस्टम यानी मैसेज पासिंग इंटरफेस सिस्टम जो होता है वो आपका काम करना शुरू होता है और प्रोग्राम को पैरेलल प्रोसेस से कनेक्ट किया जाता है, बिकॉज इट्स अ पैरेलल प्रोग्रामिंग। तो पैरेलल कॉन्सेप्ट से ही या पैरेलल प्रोसेस से ही आप इसकी कनेक्टिविटी कराते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंट रैंक एंड साइज। रैंक की बात करें तो ये दोनों वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हुए हैं। रैंक और साइज दोनों के दोनों आपके वेरिएबल है। आप यहाँ पे आर भी ले सकते थे और यहाँ पे एस भी ले सकते थे। ठीक है, ये आप आपके जो है वेरिएबल्स जो है इन्होंने इनिशियलाइज किए होते हैं। रैंक का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस है उसकी एक यूनिक आइडेंटिफायर स्टोर करना, यानी ये जो होगा जो भी आप अंदर डाटा लिखेंगे उसकी जो प्रोसेस की आईडी होती है, ठीक है, मेन आईडी होती है, वो रैंक में स्टोर होती है, बिकॉज रैंक का मतलब ही होता है यूनिक आइडेंटिफायर। जबकि जो साइज है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने उनको स्टोर करेगा। अब यू नो व्हाट के बैकएंड पे जो है वो इस रैंक की एक मेमोरी बन जाएगी और इस मेमोरी के अंदर आपकी जो रैंक प्रोसेस की जो आईडीज होंगी वो स्टोर होंगी, और जो बैकएंड पे साइज होगा, ठीक है, मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ मैं फर्स्ट लेटर लिखूँ, लेकिन आई होप सो अंडरस्टैंड कर लेंगे। जो साइज होगा वो क्या करेगा कि ये वेरिएबल क्या करेगा, आपकी जो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगे कितने होंगे उनकी नंबर को ये स्टोर कराएगा। उसके बाद आपकी एमपीआई कम्युनिकेशन रैंक के थ्रू और जो आपके नंबर के थ्रू जो होती है स्टार्ट हो जाती है। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने उसके लिए आपने क्या यूज किया, एमपीआई कॉम साइज। ठीक है, ये फंक्शन आपने याद रखना है, और आपने अगर किसी की आईडी यानी प्रोसेस रैंक हासिल करना है तो इसके लिए आपको एमपीआई कॉम रैंक का यूज करना पड़ेगा। आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, कोड आपका गिवन होता है, जस्ट आपने वहां पर क्या करना होता है कि अपने जो है आउटपुट लिखनी होती है। ठीक है, मेरा कोड समझाने का मतलब ये कि जब आप वहां पे आउटपुट लिखने लगे तो आपको पता हो कि ये किस चीज के लिए किस चीज के लिए नहीं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आउटपुट लिख कर नहीं आएंगे, आप इसमें हर एक प्रोग्राम की एक एक लाइन को आप एक्सप्लेन करेंगे तो एक अच्छा जो है वो आपके प्रोग्राम के लिए लुक आएगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, विच इज द एमपीआई कॉम रैंक जो होता है। इसके अंदर आप देखिए एमपीआई कॉम वर्ल्ड एंड रैंक। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, यू नो व्हाट, दुनिया। तो ये फंक्शन जो होता है क्या करता है, हर प्रोसेस को अपनी रैंक आईडी बताता है। ठीक है, एमपीआई कॉम वर्ड जो अंदर यूज हुआ है ये एक डिफॉल्ट कम्युनिकेटर होता है दुनिया के साथ, वर्ड के साथ, प्रोसेसेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए सारे प्रोसेसेस को इंक्लूड करता है। ठीक है, ये जो है ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि एमपीआई कॉम वर्ड क्या है, तो आप कहेंगे कि ये एक बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेटर होता है हमारी पैरेलल प्रोग्रामिंग के अंदर जो सारे प्रोसेसेस को इंक्लूड करता है। अगर साइज के केस में, रैंक के केस में तो ये आईडीज बताएगा, और ये साइज के केस में क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस की जो कितने हैं उनको ये गेट कर लेगा। उसके अलावा प्रिंट एफ है तो आपने प्रिंट कराना है। ठीक है, हेलो फ्रॉम द प्रोसेसेस ऑफ रैंक साइज। ठीक है, कितने प्रोसेसेस है वो आपने और कितने नहीं है वो आपके जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। अब ये जो रैंक क्योंकि ये वेरिएबल है तो यहाँ पर हमारे पास ये परसेंटेज डी जो होता है ये इसके साथ है, और ये वाला परसेंटेज डी जो होता है वो इस साइज वाले के साथ है। पहली जो भी लाइन प्रिंट होगी उसमें आएगा हेलो फ्रॉम प्रोसेस। ठीक है, 0 to 0, 0 to 1 इस तरह करके। फिर यहाँ पे आता है एमपीआई फाइनलाइज।
ये क्या करेगा, इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को क्लोज करने का काम करेगा आपका एमपीए फाइनलाइज, ठीक है। और देन उसके बाद आपका रिटर्न जीरो, जो कि हम लोग कोडिंग के एंड पे ऐड करते हैं, जो कि कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जब आप इसको एज इट इज इस तरह ही लिखकर जब आप इसको रन करते हैं, तो रन करने के बाद आपकी जो आउटपुट आती है, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 प्रोसेसेस अगर रन की है, तो आपके आउटपुट में कुछ इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगी। अगर 3 किए हैं तो आपको इतने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो होता है साइज में आपकी जगह फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को समझ आ गई हो। अब हम लोग जो है कुछ आर्किटेक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनमें डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर्स आते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेयर्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर। जहां हम लोग शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर की बात करें तो ये एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है जिसमें सारे के सारे प्रोसेसर एक ही सिंगल मेमोरी को एक्सेस करने की, यानी एक ही तरह की जो सेम मेमोरी होती है उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यानी सारे प्रोसेसर जो होते हैं उनके पास जो रैम होती है वो एक ही होती है, तो बगैर किसी भी नेटवर्क डिले के मेमोरी को वो जल्दी और फास्टली जो होते हैं वो एक्सेस कर लेते हैं। अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आता है तो आपने इसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बना देनी है कि एक आपने मेमोरी बनानी है और ये जो सेम मेमोरी होती है इसको सारे प्रोसेसर जो होते हैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यानी कि सारे के सारे जो होते हैं ये जो मेमोरी होती है जिसको एक सारे किस्म के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। तो इसलिए हमने इस आर्किटेक्चर का नाम क्या रखा हुआ है, शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, अब देखिए उसके नाम से ही जाहिर है डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी डिस्ट्रीब्यूट होना। अब मेमोरी जो अगर एक होती है तो उसको हम शेयर्ड बोलते हैं क्योंकि वो सारे प्रोसेसर को एक ही मेमोरी दे रही होती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि हर प्रोसेसर के पास खुद की मेमोरी होती है, जिससे प्रोसेसर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए वो एमपीआई होता है, ठीक है, मेमोरी पासिंग इंटरफेस होता है। ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जो प्रोसेसर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये प्रोसेसर 1 है, 2 है, 3 है एंड फर्दर जितने भी प्रोसेसर आएंगे हर एक के पास अपनी मेमोरी होगी। लेकिन अगर प्रोसेसर 1 ने प्रोसेसर 2 के साथ कम्युनिकेट करना है तो देन इनके दरमियान में जो इंटरफेस होगा वो आपका एमपीआई होगा, जो कि इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी वजह बनेगा। अब कम्युनिकेशन किस तरह की हो सकती है कि इसने मैसेज सेंड किया है, इसने रिसीव किया है, इसने आगे से उसको रिस्पॉन्स किया है, तो इनके दरमियान में हमारे पास एमपीआई इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके नाम से देख लें, मैसेज पासिंग इंटरफेस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट ये हमारी आउटलाइन का न्यू सब टॉपिक है। एनी हो आपने इसको किसी भी पास पेपर में कहीं भी देखा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमारी जो आउटलाइन है उसमें हमारे पास है यूएमए वर्सेस एनयूएमए। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस एंड नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। जो यूएमए होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल आपके जो होता है शेयर्ड मेमोरी की तरह ही होता है। इनके पास भी हर प्रोसेसर के पास एक ही मेमोरी होती है, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस आता है टाइम का। यानी जितने भी प्रोसेसर होते हैं वो एक ही मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। जैसे कि प्रोसेसर 1 है उसके पास भी रैम है, रैम मेमोरी को ही बोलते हैं ना। इसके बाद प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, सबके पास एक ही मेमोरी है, लेकिन वो एक ही टाइम पे हर चीज़ जो होती है, हर मेमोरी के जितने पार्ट्स होते हैं वो एक ही टाइम पे शेयर कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हमारे पास है ये यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। इसके अलावा जो नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस होती है, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी प्रोसेसर होते हैं वो लोकली मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं और इसका जो काम होता है वो जल्दी हो जाता है। जैसे देखिए, अगर मेरे पास जो है वो एक लार्ज सर्वर है, अभी सर्वर ने मेमोरी को एक्सेस किया है, इस सर्वर के अंदर मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जितने प्रोसेसर आए उन्होंने इनमें मेमोरी को एक्सेस करना है, तो वो क्या करेंगे, वो फास्टली इस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी मेमोरी को, सेम मेमोरी को अगर कोई दूसरा प्रोसेसर लेने आता है तो इस मेमोरी को एक्सेस करने की जो स्पीड होती है वो स्लो पड़ जाती है। इसीलिए तो नॉन यूनिफॉर्म में ये होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह ही होता है, इसमें हर प्रोसेसर के पास अपनी मेमोरी का होना ज़रूरी होता है। अब देखो, जब मैंने आपको शेयर्ड मेमोरी की बात की है तो वो एज़ कम्पेयर टू द डिस्ट्रीब्यूटेड स्लो होता है। क्यों? क्योंकि एक ही मेमोरी को सब जो होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, उसमें हर एक प्रोसेसर के पास अपना अपना जो होता है वो मेमोरी सिस्टम होता है, तो इसलिए वो फास्ट होता है। लेकिन देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेसर 1 है,
जैसे कि प्रोसेसर 1 है, इसके पास अपनी मेमोरी है, इसी तरह प्रोसेस 2 जो है उसके पास अपनी मेमोरी है। लेकिन अगर प्रोसेस 3 आता है और वो प्रोसेस 1 की जो मेमोरी है उसको एक्सेस कर लेता है, तो देन क्या होता है कि ये जो प्रोसेस 1 मेमोरी को एक्सेस करके अपना काम कर रहा है, इसका काम स्लो पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसको ये मेमोरी शेयर करनी पड़ रही है मेमोरी प्रोसेस 3 के साथ। तो इस वजह से हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी में यही होता है कि अकेले अकेले मेमोरी को ही अलग अलग हर एक के पास अपनी मेमोरी होनी चाहिए, तभी आपका काम जो होता है वो फास्ट होता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े आपके सिस्टम होते हैं, ठीक है, जिनमें मल्टीपल सीपीयूज होते हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस को यूज़ करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी को यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे आपका डेस्कटॉप है, आपका जैसे आपका अपना कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनके अंदर शेयर्ड मेमोरी होती है। क्यों? क्योंकि वो एक ही टाइम पे डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस एक ही टाइम पे चला रहे होते हैं। आपके पास अब ये तो नहीं ना कि आपके पास अलग अलग आपके सिस्टम्स हैं और हर सिस्टम के पास अपनी मेमोरी है। पॉसिबल हो सकता है अगर आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल हों, लेकिन क्योंकि डेस्कटॉप सिस्टम हमारे पास सिर्फ हमारा खुद का ही होता है, इसलिए हम लोग उसके अंदर शेयर्ड मेमोरी यूज़ करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है विच इज़ द इंटरकनेक्शन नेटवर्क। ठीक है, ये भी इसी आर्किटेक्चर में आता है। अगर आप अपने पास पेपर्स खोल के देखें तो आपने देखा होगा उसमें आपको ग्राफ्स की फॉर्म में जो है वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, और वो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आप लोगों को ये क्यों कराया जा रहा है। ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तभी जाकर आप अपने बड़े बड़े क्वेश्चंस को, या अगर इससे रेलिवेंट आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो इंटरकनेक्ट नेटवर्क्स होते हैं, इंटरकनेक्शन का मतलब होता है कि जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर या नोड्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। जैसे आप एक ग्राफ की एग्जांपल ले लें, ये ग्राफ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास जो होते हैं यही जो इंटरकनेक्शन नेटवर्क होते हैं, ये कम्युनिकेशन के लिए फास्ट होते हैं। ये डिज़ाइन ही इस तरह किए जाते हैं कि ईजी टू कम्युनिकेट होते हैं और ये फास्टर होते हैं। अब इनके अंदर कुछ टोपोलॉजीज आती हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें आपकी मैश टोपोलॉजी आती है, रिंग टोपोलॉजी आती है, एंड न्यू टोपोलॉजी विच इज़ द हाइपर क्यूब टोपोलॉजी आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें बाइनरी ट्री का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ग्राफिंग में ही सब कुछ आ जाता है। मैश टोपोलॉजी की बात की जाए तो मैश टोपोलॉजी आप अगर मैं बताऊँ तो इसको इस तरह अरेंज किया जाता है कि इसको हम लोग 2D भी बोलते हैं, यानी 2 डायमेंशनल भी बोलते हैं। इसमें जो हर प्रोसेसर होता है वो लेफ्ट राइट अप डाउन हर तरह से एक दूसरे के साथ जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल होता है। इसकी हर नोड जो होती है वो दूसरी नोड के साथ कनेक्ट होती है, और इसमें मोस्ट चांस होते हैं कि इसका एक सेंटर होप भी होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर इसकी डायग्राम देखें मैश टोपोलॉजी की, तो इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स में यही चीज़ थी कि ये इसके हर नोड जो होता है वो दूसरे के साथ अप डाउन लेफ्ट राइट जो होता है वो कनेक्ट होता है। देखिए, जैसे ये एक प्रोसेसर है या नोड आप कह सकते हैं, इसको प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, नोड भी बोलते हैं। अब ये लेफ्ट से भी, राइट से भी, अप से भी, डाउन से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसकी आप चाहें तो आप इसको सेंटर में बना कर देखें तो आप सेंटर में इसके ऊपर भी एक नोड बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नीचे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर नोड्स बनाकर इनको आपस में कनेक्ट करा सकते हैं। तो ये जो होती है ये आपकी मैश टोपोलॉजी होती है। ठीक है, जिसमें हर एक चीज़ से कनेक्ट होती है। जबकि रिंग टोपोलॉजी की बात की जाए तो जो प्रोसेसर होता है ना वो एक सर्कुलर में होता है, एक रिंग की फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है कि हर नोड जो होती है वो अपने नेबर्स वाले 2 नोड से ज़रूर कनेक्ट होती है। अगर मैं रिंग टोपोलॉजी की बात करती हूँ, समझिए ये रिंग है। अब यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है। एटलीस्ट एक नोड 2 नोड से ज़रूर कनेक्ट है, तीसरे से तो नहीं कनेक्ट होगी। जब ये सारी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी सर्कुलर फॉर्म में तो वो आपकी रिंग टोपोलॉजी होती है। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक नोड फेल भी हो जाती है तो ये पूरी रिंग को इफेक्ट नहीं करती है। जैसे यहाँ पर इसकी ये डायग्राम देखें तो P1 P2 से कनेक्ट है और P1 P4 से भी कनेक्ट है, यानी 2 साइड से कनेक्ट है वो। लेकिन अगर आप समझें कि आपका P2 जो है वो यहाँ पर फेल हो जाता है, देन क्या होगा? तो ये जो P1 होता है ये इसको छोड़ के वो आकर P3 के साथ कनेक्ट होगी, लेकिन अपनी रिंग को वो कंप्लीट रखेगी। ये आपकी होती है रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी हाइपर क्यूब टेक्नोलॉजी की, तो ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा एडवांस नेटवर्क टोपोलॉजी होता है जिसमें जो प्रोसेसर्स होते हैं, जो नोड्स होते हैं, वो किसी ना किसी डायमेंशंस की बेस पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अब ये 3D टाइप का होता है। मैश टोपोलॉजी तो 2D टाइप की थी ना, जो अप डाउन लेफ्ट राइट से कनेक्ट होती थी। लेकिन ये जो आपका हाइपर क्यूब टेक्नोलॉजी होता है ये क्यूब फॉर्म में होता है। आपको पता है क्यूब जो होते हैं वो 3 को ही बोलते हैं। तो ये जो 3 डायमेंशन
डायमेंशन चीज़ें होती हैं 3D, इसको हम लोग हाइपर क्यूब बोलते हैं, जिसमें टोटल आप कह सकते हैं 8 प्रोसेसर्स होते हैं, और जिसमें हर एक जो होता है वो अपने से 3 के साथ जो होता है वो एटलीस्ट ज़रूर कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास एक क्यूबिक फॉर्म में है, ठीक है, क्यूब बॉक्स को ही बोलते हैं ना। तो अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये जो होता है वो एटलीस्ट 3 के साथ ज़रूर कनेक्ट है। जैसे ये देखें, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है। आप इस चीज़ को अंदर से रिमूव कर दें, आपका बॉक्स जो है, क्यूब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हम इसको देखें तो ये 1, 2 एंड 3 3 के साथ कनेक्ट है। इसको देखें तो ये 1, 2 एंड 3 3 के साथ कनेक्ट है। इसको भी देखिए 1, 2 एंड 3 के साथ कनेक्ट है। इसको भी देखिए 1, 2 एंड 3 के साथ कनेक्ट है। देन इसको भी देखें तो 1, 2 एंड 3, यानी जो अपने से 3 नोड्स के साथ कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ये हमारा हाइपर क्यूब होता है, ठीक है। अब ये न्यू हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारी टपोलॉजीज़ हैं, उनके अंदर ये न्यूली ही टपोलॉजी आई है और जिसको हम लोग हाइपर क्यूब बोलते हैं, जिसमें टोटल 8 प्रोसेसर होते हैं और हर प्रोसेसर जो होता है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। अब आप सोचेंगे इसमें 8 नोड या 8 प्रोसेसर कैसे हैं। अगर हम काउंट करने की कोशिश करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। मैंने बोला ये बाय मिस्टेक मुझसे बन गया, आपने इसको नहीं बनाना। तो ये टोटल 8 प्रोसेसर है। हर सिंगल प्रोसेसर अपने से जुड़े हुए जो 3 जो प्रोसेसर या नोड्स होते हैं उनके साथ जो कनेक्ट होता है। तो जब हर एक 3 के साथ कनेक्ट होगा देन आप लोग इसको देखते ही पहचान लेंगे कि ये आपके पास जो है आपका हाइपर क्यूब टेक्नोलॉजी है। इससे पहले कि हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें, हम लोग जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको ले लेते हैं। इसमें हमारे पास आता है मल्टी कोर प्रोसेस। मल्टी कोर प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि जैसे आपके पास एक ही चिप है आपके सिस्टम के अंदर और इस चिप के ऊपर मल्टीपल कोर्स हैं, कोई 8 कोर है, कोई 2 कोर है, कोई 6 कोर है, कोई 4 कोर है, ठीक है। ये जो कोर्स होते हैं ये मल्टी कोर होते हैं एक सिंगल प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है, एक सिंगल चिप्स के ऊपर। इसको हम लोग मल्टी कोर प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। अब आपके जो ब्राउजिंग होती है, वीडियो स्ट्रीमिंग होती है या आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है जिसमें आप सीपीयू का इंटेल i5 या i7 यूज़ करते हैं, उसमें जो आपका मल्टी कोर प्रोसेसर होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, और मोस्टली वहीं पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मल्टी के अलावा हम बात करेंगे मैनी कोर प्रोसेसर। इसमें ये होता है कि आपके मल्टीपल तो हमें पता चल रहे हैं, या तो 2 है या 4 है या 8 है, लेकिन मैनी कोर में जो होते हैं आपके प्रोसेसर या आपकी जो चिप्स होती हैं उनके पास नंबर ऑफ कोर्स होते हैं, यानी 16 या 100 से ज़्यादा 16 to 100 प्लस जो कोर्स होते हैं आपके पास उनको हम लोग मैनी कोर प्रोसेसर कहते हैं। और जो आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं या जो आपके जो पैरेलल जो बहुत ही मैसिव होती है उनके लिए आपके मैनी कोर प्रोसेसर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। स्पेशली आपके जो जीपीयू सिस्टम्स होते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट्स होते हैं, उनमें तो मैनी कोर जो होते हैं इनका यूज़ किया ही किया जाता है। उसके बाद हमारी आउटलाइन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज़ द डेटा पैरेललिज्म। डेटा पैरेललिज्म, पैरेलल से ही ये वर्ड निकला है जो पैरेललिज्म होता है। इसमें पैरेलल में हमने ये बोला था ना कि हमारे पास एक ही टास्क होता है और उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो होते हैं वो डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारा पैरेललिज्म होता है इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें भी एक ही टास्क होता है और उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, जैसे ये एक टास्क है, इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो इसके ऊपर अलग से ऑपरेशन, इसके ऊपर अलग से हो रहा है, इसके ऊपर अलग ऑपरेशन हो रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे पार्ट्स हैं या चंक्स हैं जिनके ऊपर सेम ऑपरेशन हो रहा है, वो आपका डेटा पैरेललिज्म होता है। इसके लिए आपको कोडिंग समझने की ज़रूरत है क्योंकि आपके पेपर में मोस्टली इससे रिलेटेड आपको कोड पूछा जा सकता है डेटा पैरेललिज्म के रिलेटेड। तो आप अगर गौर करें तो आपके जो थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड सिस्टम्स होते हैं जिसमें आप मोस्टली लॉक, म्यूटेक्स हो गया, आप डेडलॉक हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो सारी इसी के अंदर आते हैं। जैसे आपने इसमें मोस्टली जो आपकी लैंग्वेज यूज़ हुई है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल के अंदर वो आपकी C++ का यूज़ हुआ है। आप C भी यूज़ कर सकते हैं, C++ भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो पाइथन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर C++ का यूज़ किया क्योंकि मुझे सबसे कॉमन वही लगती है। जैसे इसका स्टार्ट हम लेते हैं आईओस्ट्रीम से। अब यहाँ पर हम लोग जो होते हैं वो OPM.H, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे, यानी कि आपके जो ओपन पैरेललिज्म्स होते हैं इनके लिए ही हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा हमने .H, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट या आउटपुट नहीं लेनी है,
अपने आपके जो पेपर में ये वाले क्वेश्चन आएंगे कोडिंग वाले, उसमें मोस्टली क्या होता है कि आपके पास जो है आपको कोडिंग पूरी गिवन है, आपको सिर्फ उसकी आउटपुट दिखानी होती है या उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बताना होता है कि ये काम कैसे करेगा। अगर आप मेरे से एक दो कोड भी समझेंगे ना तो आपको इससे रेलिवेंट जो है वो मतलब फर्दर और अच्छी समझ आ जाएगी कि आपको कोई भी कोडिंग आएगी तो आपको उसकी आउटपुट कैसे लिखनी है। और जब आपने C++, जब आप इनको स्टार्टिंग करते हैं ना, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप इनको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड किया करें। आपका फोकस होना चाहिए लॉजिक के ऊपर। जब आपको लॉजिक की समझ आती है तो देन आपकी आउटपुट भी अच्छी आ जाती है। तो ये हमारे पास सबसे पहले हेडर्स इंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस SDT, ऑब्वियसली ये इसका पार्ट होता है हमारे पास, फिर हम मेन पे चलेंगे। अब जो आपकी एग्जीक्यूशन होती है वो हमेशा मेन से ही स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर आपके पास एक उन्होंने 6 एरे दी हुई है, ठीक है, एक एरे दिया जिसका इंडेक्स 6 है। तो यहाँ पे 1 to 6 तक जो है उन्होंने आगे उनकी वैल्यूज़ भी लिख दी हुई हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में। अब हम लोग प्रोग्राम जो भी आपका पैराग्राम होता है उनको हम देखेंगे। देखो इसके लिए उन्होंने एक फॉर लूप। अब एक और बात आपके लिए याद रखनी है, प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी एरेज की बात करते हैं, एरे के अंदर जब आपको इनपुट लेनी होती है या आउटपुट दिखानी होती है तो आपको फॉर लूप का यूज़ करना पड़ता है। फॉर लूप सबसे कॉमन होती है और एरे के अंदर तो लूप फॉर लूप मस्ट होती है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये इंडेक्स 6 है। अब यहाँ पर ये जो आई है आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अब इंट आई इज इक्वल टू 0 है, आई लेस देन इक्वल टू 6 है, आई प्लस प्लस है। फिर आपके पास अंदर है, यानी कि अब अगर इस कोड को देखते हैं तो इस कोड को देखते हुए आपको ये पता चल जाएगा कि इसका हर पार्ट छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, हर पूरी कोड जो होती है छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड है, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर डिवाइड है और हर पार्ट का अपना काम है। जैसे यहाँ पर ये हमने वेरिएबल असाइन कर दिए, उसके बाद हमने यहाँ पर लूप चला दी, ये सेकंड चंक हो गया। फिर इस लूप के अंदर भी चंक है जिसमें हमने ये वाली जो है कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद फिर हमने आउटपुट शो करानी है, ठीक है, और आउटपुट जो है वो आपको यहाँ पर फाइनली रिटर्न 0। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनके ऊपर जो है वो सेम ऑपरेशन ही हो रहे हैं, क्योंकि इनका फोकस क्या है कि आपकी आउटपुट लानी है, आपको बताना है कि आपके थ्रेड्स जो हैं वो कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स के सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 है, आई लेस देन इक्वल टू 6 है, आई प्लस प्लस है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, आई 0 है। अब 0 जो है क्या वो 6 से लेस देन है? यस। तो हम अंदर चलेंगे, ठीक है, नीचे, और यहाँ पे A0 लिख देंगे। फिर A0 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये चीज़ इंडेक्स को रेफर कर रही होती है, ठीक है, और यहाँ पर भी हम 0 लिख देंगे। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो A0 है वो आपके कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एरे उन्होंने 6 बताई है। तो 6 एरे जो होती है इसका मतलब होता है 0 to 5 तक आपके इंडेक्स होंगे। तो ये आपका 0 इंडेक्स है, ये आपका 1 इंडेक्स है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पर A0 आपका कहाँ पर, तो यहाँ पर जो A0 है उसकी वैल्यू है विच इज़ द 1, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, A0 की वैल्यू जो है बैकेंड पे ये होगा कि 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, और यहाँ पर जो आपकी आउटपुट आएगी, आउटपुट में ये आएगा कि जो आपका थ्रेड है वो आपका जो है वो कहाँ पर है, उसकी वैल्यू क्या आई है 2, ठीक है, यहाँ पर A की अभी वैल्यू 2 आई है। फिर हम वापस जाएंगे, इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, किसमें इंक्रीमेंट करेंगे, फिर जो 0 था उसमें +1 कर देंगे, देन इस तरह वैल्यूज़ डालते डालते आपके पास जो है वो आपकी आउटपुट आ जाएगी। तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लूप चलानी आनी चाहिए और लूप के अंदर जो लॉजिक होती है वो चलानी आनी चाहिए, देन आपकी आउटपुट जो है वो निकालना ईजी हो जाता है। पैरेललिज्म की हमारे पास सेकंड टाइप आती है विच इज़ द टास्क पैरेललिज्म। अब देखो टास्क पैरेललिज्म जो होते हैं इसमें हम डिफरेंट किस्म के जो टास्क होते हैं सेम टाइम पर डिफरेंट थ्रेड्स का यूज़ करते हुए कर रहे होते हैं। इसका भी अगर हम आइडिया दें तो इसमें डिफरेंट किस्म के टास्क होते हैं, डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे सारे रन हो रहे होते हैं। जैसे इसकी भी अगर कोडिंग देखें तो ऊपर वाला आपने हैश इंक्लूड मेन सब कुछ वही लिखना है। तो इसके अंदर आपने मेन फंक्शन के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको लिखना है टास्क 1 एंड टास्क 2, यानी डिफरेंट टास्क है और डिफरेंट थ्रेड्स का यूज़ करते हुए ये जो टास्क होते हैं वो सेम टाइम पर काम कर रहे होते हैं। ये आपका टास्क पैरेललिज्म होता है। पैरेललिज्म का मतलब होता है एक ही टाइम पे काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के टास्क कह लें या डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन कह लें या सेम तरह के ऑपरेशन कह रहे हैं, लेकिन जो काम एक ही टाइम पे हो रहा होता है वो आपका टास्क पैरेललिज्म होता है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपके आउटलाइन में टॉपिक आता है विच इज़ द डिपेंडेंसी ग्राफ।
अब आप लोग एक और चीज़ फाइंड आउट कर रहे होंगे। आप ये फाइंड आउट कर रहे होंगे कि जो आपके पास ये टॉपिक आ कहाँ से रहे हैं। तो आपके जो टॉपिक्स हैं, उनके जो सब टॉपिक्स हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो करवा रही हूँ इस वीडियो के अंदर। डिपेंडेंसीज ग्राफ जो होते हैं, एक ऐसा डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ होता है जो डिफरेंट किस्म के टास्क को या उनकी डिपेंडेंसीज को पैरेलल प्रोग्राम के थ्रू जो होते हैं वो आपको शो करा रहे होते हैं। जैसे आप ये ग्राफ देखें, तो इस ग्राफ में जितनी भी नोड्स होती हैं, ये सारी नोड एक टास्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं और हर नोड की कोई ना कोई वैल्यू भी होती है। और ये जो जितने भी एरोज हैं, ये जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ये डिपेंडेंसीज को कर रहे होते हैं। जैसे बी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहे हैं, डी जो है वो बी पे डिपेंड कर रहा है, फिर सी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है। यानी हर एक चीज़ जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं और नोड्स होते हैं वो टास्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पहली नोड ए को रन करेंगे, फिर ए नोड से बी एंड सी निकली है, ठीक है। बी और सी डिपेंड कर रहे होंगे ए पे। फिर उसके बाद हमारे पास जो होते हैं बी और सी जो होते हैं दोनों डी पे। तो डी जो होता है वो बी और सी पे डिपेंड कर रहा होता है और वैल्यूज़ की बेस पे वो देखेगा कि इसका क्रिटिकल पाथ ज़्यादा अच्छा है, फिर वो उसके ऊपर जाकर सम ऑफ करेगा। जिसका क्रिटिकल पाथ लॉन्गेस्ट होगा या गिवन में जो शॉर्टेस्ट होगा, वहाँ पर जाकर वो इस चीज़ को जो है वो सॉल्व करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बताएं कि यहाँ कहाँ कहाँ पर ये हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हम पैरेलल प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट टास्क को रन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और यूज़ कैसे करते हैं कि हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स बना लेते हैं, उनको डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर देते हैं। फिर उसमें से हमने जो क्रिटिकल पाथ होता है उसको फाइंड आउट करना होता है। और कहीं भी अगर हमें किसी चीज़ को शेड्यूल बनाना है या किसी ऑर्डर में रन करना है, तो तब भी हम लोग जो होते हैं इन्हीं डायरेक्टली ग्राफ का यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ द सिंक्रोनाइजेशन। इसमें भी यही होता है कि हम लोग पैरेलली हर एक काम को कर रहे होते हैं। ये कंट्रोल करता है कि थ्रेड को किस तरह से एक्सेस करना है और जो डाटा शेयरिंग होती है उसमें उसको एरर से किस तरह से प्रिवेंट करना है। अब इसके लिए हमारे पास होते हैं 2 कॉमन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड हमारे पास होता है लॉग्स यानी म्यूटेक्स। इसमें हम देखो, मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आप लोग देखें कि यहाँ पर आपके पास जो है वो एक ये आपका मतलब एक बॉक्स है, कोई भी आप कह सकते हैं, वेटिंग एरिया है या कोई प्रोसेसिंग एरिया है। अब यहाँ पर एक टास्क गया, ये टास्क अंदर चला गया और इसका बाहर से लॉक लग गया। तो जो हमारा सेकंड प्रोसेसर 2 होता है वो बाहर वेट करेगा जब तक पहले वाला जो होता है वो अनलॉक नहीं हो जाएगा, तब तक ये अपना टास्क कंप्लीट नहीं करेगा। यानी इसकी आप सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप यहाँ पर ले सकते हैं वो रियल लाइफ एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे एक बंदा है, वो वॉशरूम गया है, तो जब तक वो बाहर नहीं आएगा दूसरा तो अंदर नहीं जाएगा ना। तो मतलब कि पहले वाले को अंदर से जब तक पहले से वो लॉक कर लेता है, ठीक है, अपना काम करेगा, लेकिन जो बाहर जो दूसरा बंदा है वो बाहर वेट करेगा। अब ये तो नहीं ना कि वो लॉक तोड़ के अंदर चला जाएगा। तो जब तक प्रोसेस 1 जो होता है, जो पहले वाला बंदा है, वो अपना काम करके बाहर नहीं आएगा, तब तक जो है वो लॉक लगा रहेगा, ठीक है। तो इसके बैकएंड पे लॉक्स जो म्यूटेक्स होते हैं, इनमें भी कुछ काम इसी तरह से होता है कि पहले जो होता है टास्क 1 प्रोसेस 1 अंदर जाता है और पीछे से लॉक लग जाता है और प्रोसेस 2 को वेट करना पड़ता है। अब जैसे ही प्रोसेस 1 का काम या जिसके जितने भी टास्क थे वो कंप्लीट हुए, वो दूसरी साइड से बाहर आ गया, अब ये लॉक ओपन हो जाता है। जब ये लॉक ओपन हो जाता है, प्रोसेस 2 जाता है, अपना काम करना स्टार्ट करता है, तो ये लॉक दोबारा से लग जाता है, ठीक है। और फिर प्रोसेस 3 आता है, उसको वेट करना पड़ता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं हमारा लॉक एंड म्यूटेक्स है, ठीक है। इसके अलावा इसकी कोडिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी कई बार आपको आई हुई है। तो इसमें भी आपने सी का ही यूज़ करना है। iostream omp.h लिखेंगे, नेम स्पेस लिखेंगे, देन आपने एक काउंटर ले लेना 0। अब ये जो काउंटर होगा ये आपके प्रोसेसर को काउंट करेगा। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर एक और वेरिएबल लेना है माई लॉक। ये जो omp log t है ये माई लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं, एक काउंटर वेरिएबल है और एक आपका लॉग टी वेरिएबल है। अब ये दोनों क्या काम करेंगे, ये प्रोसेस का काम करेगा और ये लॉग का काम करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने लॉग को सेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक काउंटर गया, यानी देखो अब एक लॉक लग गया, लॉक लग गया ना। अब लॉक लग गया, अब यहाँ पर वो अपना काम कर रहा है, तो पीछे से 0+1 करेंगे तो दूसरा जो प्रोसेसर है वो आके वेट कर रहा है। तो इसकी आउटपुट में हम थ्रेड 1 लिख देंगे, यानी पहला थ्रेड आपका आ गया है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, अभी हमने सेट लॉक किया है। सेट लॉक का मतलब होता है हमने अपना लॉक जो होता है वो यहाँ पर सेट कर दिया है। तो गेट थ्रेड का मतलब होता है कि टास्क 1 जो है वो अपना कर रहा है, प्रोसेसर 1 अपना काम कर रहा है, लेकिन उसने एक थ्रेड भी हासिल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट में आएगा इंक्रीज काउंटर 2।
फिर काउंटर 0, यानी कि आपका जो काउंटर है अब वो 0 से 1 तक हो गया है। तो फिर आपने जैसे ही 0 वाले ने अपना टास्क कंप्लीट किया, अनसेट लॉक, आपका लॉक जो होता है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे माई लॉक जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब यहाँ पर सेट लॉक की बात होगी इसका मतलब वो अपने लॉक को लगा कर चला गया है। जब अनसेट होगा मतलब लॉक ओपन हो गया है, अब दूसरा प्रोसेसर अंदर जा सकता है और अपने कोड को जो है वो रन कर सकता है। तो इस तरह आप एक लूप चला सकते हैं। लूप कैसे चलाएंगे, इस लूप को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका जो है वो लॉक एरिया है। यहाँ पे पहले प्रोसेसर 0 आया है, ठीक है, और पीछे आपके 1 2 3 4 5 प्रोसेसर हैं। प्रोसेसर 0 जैसे ही अंदर गया, पीछे से ये लॉक हो गया, ठीक है। इसने अपने सारे टास्क जो भी क्रिटिकल सेक्शन सब कुछ जो है वो रन करना है। आप फिर ये रन करने के बाद यहाँ पर एक डिस्ट्रॉय लॉक होता है, ये सेट लॉक है, ये अनसेट लॉक है, ठीक है। जैसे ही इसने काम किया, ये लॉक खुला, ये 0 जो है वो यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ से 0 खत्म हो गया। ये लॉक ओपन हुआ, 1 वाला गया, दोबारा लॉक लग गया। अब 1 वाले ने टास्क रन किया, यहाँ से बाहर आ गया, ये दोबारा से अनसेट हो गया। 2 वाला गया, फिर 3 वाला गया, 4 वाला गया एंड 5 वाला गया। अगर आप मेन के अंदर लूप देखते हैं तो वो भी उन्होंने 5 तक रन की हुई है, ठीक है। इंक्रीज होती जाएगी और फिर डिस्ट्रॉय लॉक होता जाएगा, मतलब लॉक जो खत्म होता जाएगा और अगले के लिए नया लॉक जो होता है वो सेट होता जाएगा। तो ये आपका जो है ये लॉक है, ठीक है। ये आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन का मेथड नंबर 1 था और इसकी कोडिंग कुछ इस तरह से है। इसको इजी वर्ड में एक्सप्लेन करना हो तो आप इसमें कोई भी लॉक वेरिएबल लेंगे और काउंटर वेरिएबल लेंगे। वो जो काउंटर वेरिएबल होगा वो आपके टास्क को प्रोसेसर को बताएगा कितने प्रोसेसर सेट लॉक के अंदर गए और फिर कब वो अनसेट हुआ और कब आपका लॉक डिस्ट्रॉय हुआ और मेन के अंदर आपकी लूप चलेगी, ठीक है। ये आपने पार्ट जो होते हैं वो याद रखने हैं। अब यहाँ पर आते हैं बैरियर्स। बैरियर्स का तो आपको उर्दू में भी मीनिंग पता है कि रुकावट का नाम होता है। इसमें क्या होता है कि जो हर पॉइंट होता है वो तब तक जब तक कहीं पहुंच नहीं जाता, जब तक वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेता है तो थ्रेड को वेट करना पड़ता है, ठीक है। हर पॉइंट पे उसको वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर बैरियर भी आ सकते हैं, जैसे एक टास्क कभी हो रहा है तो दूसरा आगे करने लग जाएगा, तो इसको चाहिए भाई थोड़ा वेट करो, पहले वाले को होने दो फिर तुम करना। तो मतलब इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई बैरियर आ गया। इसकी अगर कोडिंग की बात करते हैं तो वो बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले आपको आईओस्ट्रीम वैसे ही लिखना है, omp.h वैसे ही लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस भी आपको मेन फंक्शन भी वैसे ही लिखना है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, काउंट करना है थ्रेड को, ठीक है। ओपीएम गेट थ्रेड नम ये क्या करेगा, आपके जितने भी थ्रेड्स होंगे उनको गेट करने के लिए आप ये फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो बैरियर से पहले आपका थ्रेड आएगा या नहीं आएगा, या जब तक सारे गोल जो होते हैं वो अचीव नहीं हो जाते हैं, सारे जो आपके जितने भी टास्क या प्रोसेसर हैं अपने जो उनकी जगह होती है, जब हर कोई पहुंच ही जाता तब तक वो अपने थ्रेड्स को गेट नहीं कर सकता। ये चीज़ जो होती है ये आपके बैरियर्स के अंदर आती है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है डेड लॉक्स। डेड लॉक्स क्या होता है, लॉक का डेड हो जाना। तो इसमें यही होता है कि थ्रेड्स जब एक या दो या दो से ज़्यादा थ्रेड जो होते हैं वो एक दूसरे का वेट करने लग जाते हैं। देखो अभी प्रोसेस ए चल रहा है, प्रोसेस बी जो होता है वो भी चलने लग जाता है, तो प्रोसेस ए रुक जाता है प्रोसेस बी का वेट करने के लिए कि भाई तुम चल जाओ, और प्रोसेस बी एट द टाइम क्या करता है, वो भी रुक जाता है और कहता है नहीं भाई प्रोसेस 1 तुम काम कर लो। दोनों रुक जाते हैं, तो ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए स्टक हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो जब वो स्टक हो जाते हैं तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वो डेडलॉक हो जाता है। फिर वो डेडलॉक जो होता है वो किसी काम के भी काबिल नहीं रहता है। जो थ्रेड 1 होता है उसमें जो लॉक ए होता है वो बी के लिए वेट कर रहा होता है कि मतलब बी के लिए वेट जो है मतलब लग जाए, जब तक अनलॉक हो बी को आने दे। जो बी होता है वो वेट कर रहा होता है ए के लिए। तो जब दोनों एक दूसरे का वेट ही करते रहेंगे तो आपका जो लॉक होता है वो हमेशा के लिए स्टक हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग डेडलॉक कहते हैं। अब ये कहाँ पर हमें अवॉइड करना चाहिए, जब आपका जो लॉक किसी ऑर्डर में रन हो रहा होता है, जैसे आप म्यूटेक्स की बात करें, बैरियर्स की बात करें, तो वहाँ पे हमें डेडलॉक को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हमें उन काम को जहाँ पे नेस्टेड लॉक्स आने चाहिए वहाँ भी हमें इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए कि कोई लॉक जो होता है वो किसी का वेट ना करे, बल्कि अपना प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट करे, फिर वो जाए और तब अगला प्रोसेस आए, अगला थ्रेड आए। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि हमें डेडलॉक से अवॉइड करना कहते हैं, ठीक है। डेडलॉक में क्या होता है कि दोनों लॉक जो होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे का वेट ही करते रहते हैं, तो कोई भी काम नहीं हो पाता है, तो इस चीज़ को हम लोग डेडलॉक बोलते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा थ्रेड्स एक ही टाइम में आकर एक दूसरे का वेट कर रहे हैं या एक ही टाइम में रन करना शुरू कर देते हैं।
अब आपकी आउटलाइन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ द परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड ट्यूनिंग। परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब होता है कि जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रोग्रामिंग हो रही है, उसमें कहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस स्लो पड़ी है उसको एनालाइज करना। और ट्यूनिंग का मतलब होता है कि उन चीज़ों को जो एनालाइज की होती हैं, जो कोडिंग एनालाइज करी होती है, जो प्रोग्राम एनालाइज करना होता है, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स है जिस वजह से आपके प्रोसेस, आपके प्रोग्राम जो होते हैं वो स्लो पड़ गए हैं, उनको फास्ट कर देना, वो आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड ट्यूनिंग में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस एनालिसिस की आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब होता है आपके प्रोग्राम के जो स्लो पार्ट्स होते हैं उनको फाइंड आउट करना, उन्हें एनालाइज करना। और ट्यूनिंग का मतलब होता है कि उनको प्रोग्राम के अंदर जितने भी स्लो पार्ट्स होते हैं, उनके जितने भी इश्यूज आते हैं, उनको सॉल्व करके प्रोग्राम को फास्ट बना देना, ये आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड ट्यूनिंग में आ जाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस की, और ये ऐसे फार्मूलाज हैं जो आपके एग्जाम्स में तो आपको ज़रूर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम ये वो टाइम होता है जो आपको टोटल ओवरऑल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में लगता है। इसके दो टाइम होते हैं, एक होता है सीरियल एग्जीक्यूशन टाइम जिसको हम टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है आपका पैरेलल एग्जीक्यूशन टाइम जिसको हम टीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास आता है स्पीड अप। स्पीड अप का मतलब होता है कि कितनी स्पीड से आपका जो सीरियल फ्रैक्शंस होते हैं, वो वाले आपके प्रोग्राम जो होते हैं वो रन हुए हैं। तो इसमें पैरेलल प्रोग्राम को सीरियल प्रोग्राम तक जाने में कितनी स्पीड लगी, वो आपका स्पीड अप होता है। तो इसमें आपके क्या होता है कि आपका सीरियल एग्जीक्यूशन टाइम, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं आपके पैरेलल एग्जीक्यूशन टाइम से। देन उसके बाद हमारी एफिशिएंसी आती है कि आपके जो कोड है वो कितनी एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हुआ है, आपका प्रोग्राम कितनी एफिशिएंसी के साथ या कितनी मेहनत के साथ जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, वो आपकी एफिशिएंसी होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका स्पीड अप होता है उसको हम लोग आपके जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं उनके साथ डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज से ही पता चलता है कि कितना आपका एफिशिएंटली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। देन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका आता है अम्दाल्स लॉ। ये जो अम्दाल्स लॉ होता है ना, ये आपके पास पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सोल्यूशन में भी यही यूज़ होता है। इसमें आपके पास जो होता है आपका स्पीड अप को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये भी स्पीड अप होता है S=1 डिवाइडेड बाय एफ। एफ जो होता है ये आपका जो फ्रैक्शन होता है आपके कोड का, जो कि सीरियल होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है 1 - F डिवाइडेड बाय जो प्रोसेसेस होते हैं, जो गिवन होते हैं आपको, उसके लिए होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम इनके जो जितने भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग जो होते हैं वो इजीली इनको सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले आता है एज्यूम द फ्रैक्शन ऑफ सीरियल पैराग्राम इज 0.34, व्हाट इज द स्पीड अप। अब जब यहाँ पे आपका अगर सिंपल स्पीड अप होता तो देन आप उसको आपके पास गिवन होता है आपका सीरियल टाइम, और जो आपका पैरेलल टाइम होता है वो दोनों गिवन होते, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा फ्रैक्शन ऑफ सीरियल प्रोग्राम, इसके आपने उन्होंने वैल्यू दिया 0.36, यानी आपके पास एफ की वैल्यू दी है, व्हाट इज द स्पीड अप। इसके लिए आपको एक और चीज़ चाहिए, आपका प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेसर्स चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ द अम्दाल्स लॉ, ठीक है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। अब आपके पास जो आपके पास पेपर में थे वो 8 प्रोसेसर भी हो सकते हैं, आपके इन्फिनिट प्रोसेसर भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, 6 जितने प्रोसेसर्स आते हैं आपको सिंपली इसी फार्मूलाज के अंदर पुट करना है। पुट करने के बाद जो है वो आपके पास आपकी स्पीड अप का आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर 8 प्रोसेसर के लिए ले लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे P भी लिख सकते हैं या नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने सिंपली इस फार्मूले के अंदर पुट किया, अम्दाल्स लॉ वाले फार्मूले में पुट करने के बाद आपके पास स्पीड अप की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप अगर इनफाइनाइट की बात करते हैं तो आप जब आप इसको फार्मूले में पुट करते हैं तो इस पर आपके पास होती है इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो इसके बाद आपको 0.34 को 1 पे आपको डिवाइड करना होता है और आपकी ये वैल्यू आ जाती है। इसी तरह आपके लिए एक टास्क है कि आपने जो आपके 2 प्रोसेसर हैं, 4 प्रोसेसर हैं और 6 प्रोसेसर हैं, इनके लिए आपने इसको अम्दाल्स लॉ के फार्मूले के अंदर जो है वो पुट करना है। पुट करने के बाद आपकी क्या वैल्यू आएगी, आपका क्या आंसर आएगा, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और मैं देखूंगी कि क्या ये मेरे वैल्यू के साथ, मेरे आंसर्स के साथ मैच होता है। तो अगर मैच होता है तो देन इसका मतलब आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ चुकी है। अब आपके पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो तकरीबन हर पास पेपर के अंदर रिपीट हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 5 by 5 का और एक वेक्टर गिवन है 5 by 1 का,
ठीक है। मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है। अब उन्होंने क्या कहा है कि आपने इसको डैट वी इंटेंड टू मल्टीप्लाई, इन्होंने यहाँ पे मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो वाला रूल यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब उन्होंने ये भी गिवन है कि आपके पास सपोज करो कि 5 प्रोसेसर हैं। गिवन क्या है, आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है, ये भी बताया कि मल्टीप्लाई रूल से होगा। दूसरा ये भी बताया कि आपके पास 5 प्रोसेसर हैं, ठीक है, और आपने क्या करना है, पैरेलली इनको सॉल्व करना है। अब आपके पास यहाँ पर जो आपको सॉल्व करने के लिए उन्होंने मेन चीज़ कही हुई है, विच इज़ द प्रोसेस विल इन्वॉल्व इन मल्टीप्लाइंग द हाईलाइटेड एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स एंड वेक्टर। ठीक है, आपको मैं गिवन डाटा बता देती हूँ कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। आपके पास जो गिवन होगा, आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गिवन लिखना है मैट्रिक्स ए, जो कि मैट्रिक्स एक 5x5 का है। आप अगर देखेंगे तो साथ में एक और आपको वैल्यू गिवन होती है, लेकिन वो वेक्टर बी के लिए है। 5/1 जो होती है वो वेक्टर बी के लिए। यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, आपने सारी उसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स बना दिया। देन बी वेक्टर है, तो वेक्टर 5/1 का वेक्टर था वो आपने लिख दिया। उसके बाद आपको गिवन है 5 प्रोसेसर्स, तो आपने ये देखने हैं कि किस पर कितने प्रोसेसर तक जो होते हैं वो आपकी कौन सा प्रोसेसर होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर आप देखते हैं अपने पास पेपर में, तो आपके पास जो हाईलाइटेड वैल्यू थी विच इज़ द 4/4, तो आपको जो फार्मूला यूज़ करना है विच इज़ द AI J, फिर आपको इसको मल्टीप्लाई कराना होगा BJ के साथ, ठीक है, यानी वेक्टर के साथ या BI के साथ, या आप ये भी कह सकते हैं B1 के साथ। अब आपको ये देखना है कि जो आपकी हाईलाइट वैल्यू है वो किस रो के ऊपर और किस कॉलम के ऊपर है। अब आपको कैसे पता लगाना है, अब देखें, जो हमेशा आपके कॉलम होते हैं, यहाँ पर आप 0 कॉलम कह लें, 1 कॉलम कह लें, 2 कह लें, 3 कह लें एंड 4 कह लें। जबकि आप रोज़ की बात करें तो R0 ये है, ठीक है, R1, R2, R3 एंड R4, ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हाईलाइटेड वैल्यू है वो आपकी R1 पे भी है और आपकी जो कॉलम है वो C1 पे भी है। इसका मतलब A इंटू 1 जो 1 है यहाँ पे आपकी 44 की वैल्यू है, ठीक है, और इनटू करेंगे और बी पे, ये बी पे अगर हम लोग B1 की बात करते हैं तो B1 पे आपकी जो वैल्यू है वो कि आपके पास 0 है, तो 0 हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। आप चाहे यहाँ पर क्वेश्चन में तो 0 है, आपको यहाँ पे 1 वैल्यू भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन चूंकि वो पास पेपर थोड़ा ब्लड था तो मुझे वहाँ पर 0 ही एज्यूम होगा। अब यहाँ पे 1/1 पे जो वैल्यू थी वो 44 थी। अब आपने ये देखना है कि B1 के ऊपर वैल्यू अगर 0 आ रही है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 होती है तो आप सिंपली 44 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 44 आ जाएगा। बस इतना सा काम है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ आपको इतना सा काम करना है। आपको इससे रेलिवेंट बहुत से क्वेश्चन दिए, इवन के ये सेम क्वेश्चन भी हैं, तो आपने सिर्फ इतना सा काम करके जो है वो अपनी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना है। सिर्फ आपको इसके अंदर हाईलाइटेड वैल्यू देखनी है कि वो किस कॉलम और किस रो के ऊपर है। फिर आपने उसके जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर सिंपली जो है वो इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है। और फिर आपको ये पता लगाना है कि आपका जो प्रोसेस 1 है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन था ना कि कौन सा जो आपका प्रोसेसर है वो इस 0 के लिए या इसमें जो भी वैल्यू आती है उसके रिस्पॉन्सिबल होगा। सिंपली आपने लिख देना है द प्रोसेसर 1 इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीप्लाइंग द हाईलाइटेड, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पर जो है वो सिंपली इतने से फार्मूले के साथ आपने इसको लिख देना है। लेकिन अगर आपको वो ये नहीं बोलते हैं, तो आपको बोलते हैं हर एक के साथ अलग अलग करना है, तो देन आपको सिंपली A इंटू J, पहले आपको A1 B1 के लिए करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोसेस 1 के लिए, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, सब प्रोसेसेस के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन है आपकी मैश टोपोलॉजी से रेलिवेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है एज्यूम यू हैव अ 2D मैश, ठीक है, विद द रैप अराउंड लिंक्स। अब यहाँ पर जो 2D मैश है ना, एक और बात बता दूँ, इसको हम लोग 2D टॉरस भी बोलते हैं, ठीक है, आपको 2D टॉरस भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में, या मैश भी बोल सकते हैं। आपने इसको रैप अराउंड के साथ लिंक करना है। अब इसके 3 पार्ट गिवन थे। सबसे पहला पार्ट है व्हाट विल बी द आर्क, यानी लिंक्स, आर्क को हम लोग लिंक्स भी बोल सकते हैं। कनेक्टिवली इफ देयर आर 16 नोड्स इन ईच डायमेंशन, रोज एंड कॉलम्स के अंदर। अब यहाँ पे नोड्स बोल रहे हैं कि आपके रोज में भी 16 है और कॉलम में भी 16 है, और ये भी बोला है कि आपकी जो मैश है ना वो आपकी रैप अराउंड है। अब यहाँ पर इसको करने के लिए आपके पास जो होते हैं वो 2 तरह से ही होते हैं। अगर आप मैश के साथ करते हैं तो 16 रोज को आप 16 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। अब चूंकि ये 2D मैश है तो हर मैट के पास जो होते हैं वो कितने कनेक्टिविटी होंगी। अब आप देखेंगे कि जो डायमेंशंस होती हैं वो आपकी लेफ़्ट भी होती है, राइट भी होती है,
आपकी डायमेंशन जो है वो अप भी होती है एंड डाउन भी होती है, मतलब टोटल होगी 4। तो फिर आपने 256 को, ये जो आपका 4 है उसके साथ आपने बताना है कि जो हर नोड है उसके 256 नोड और 4 लिंक्स होते हैं, ठीक है। अप डाउन राइट हर तरह से उसके टोटल 4 लिंक्स होते हैं, बट एवरी लिंक इज शेयर्ड बिटवीन 2 नोड। हर लिंक जो होता है वो 2 नोड के साथ के साथ कनेक्ट होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 256 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो इसको फिर 2 पर डिवाइड कर देंगे। 2 पर डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका ये होगा कि टोटल आपको बता देंगे कि आपकी जो नोड्स होती हैं उनके साथ टोटल कितनी कनेक्टिविटी, कितने आर्क की कनेक्टिविटी है, कितने लिंक्स कनेक्ट हैं इसके साथ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास टोटल 512 यानी 512 आर्क जो है वो कनेक्टिविटी है। उसके बाद इसका अगर पार्ट बी देखें, विच इज़ व्हाट विल बी द डायामीटर इफ़ देयर आर 16 नोड इन ईच डायमेंशन। यहाँ पे भी उन्होंने यही बोला है कि हर डायमेंशन में टोटल 16 नोड्स होती हैं, तो इसका डायामीटर क्या होगा। अब इस केस में आपको डायामीटर जो है वो फाइंड आउट करना है। अब आपको यहाँ पे मैं दोनों तरीके बताऊंगी। अगर आपको क्वेश्चन में विदाउट रैप राउंड कहते हैं तो आपको डायामीटर कैसे फाइंड आउट करना है कि जो भी नंबर ऑफ रोज होंगी उसको माइनस कर देना है, और फिर जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी उसको मान के साथ माइनस करके आपने इसको सिंपली ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे 16 रोज हैं तो 16 - 1 करेंगे प्लस 16 - 1 करेंगे, फिर इनको माइनस करके ऐड कर लेंगे, तो आपका विदाउट जो रैप अराउंड होगा आप इस तरह से डायामीटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, आपने जितनी भी नोड्स होंगी। लेकिन अगर आपका चूंकि रैप अराउंड के साथ है आपका 2D मैच, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपके जो भी रोज आई हैं, कितनी कनेक्टिविटी टोटल 16 नोड्स के साथ, तो 16 रोज को आपने डिवाइड करना है 2 पे और 16 कॉलम को डिवाइड करना है 2 पे। टोटल 8 + 8 आएगा और टोटल 16 डायामीटर जो है वो आपके 2D मैश के अंदर है विद द रैप अराउंड के साथ, ठीक है। ये बात आपको इस तरह से डायामीटर याद रखनी है। इसके अलावा आपको ये 2 फार्मूला जो होते हैं ये आपको ज़रूर याद रखने हैं। आप ये याद रखेंगे तो आपके पेपर जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। यानी इस तरह अगर आपको पेपर में यहाँ पे टोटल 8 नोड कहते हैं तो देन आप यहाँ पर क्या करोगे, 8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, फिर जो भी आएगा आप उसको प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस तरह करके जो है आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। एंड हो ये आपके पास पेपर के ही क्वेश्चन है। उसके अलावा आता है एज्यूम दैट यू हैव अ कम्प्लीटली कनेक्टेड ग्राफ। अब यहाँ पे इन्होंने एक ग्राफ दिया जो कि कम्प्लीटली कनेक्टेड है विद 63 नोड्स या प्रोसेसर कुछ भी बोल सकते हैं। तो इनके फिर आपस में कितने लिंक्स हुए। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितनी दी हैं, 63, यानी ये जो n है वो उन्होंने आपको यहाँ पे 63 दिया है। अब आपको उन्होंने कहा है कि हाउ मैनी लिंक्स विल बी देयर, तो यहाँ पे कितने लिंक्स हैं, क्योंकि एक कंप्लीट ग्राफ है तो कितने लिंक्स होंगे। आपको इसको यहाँ पर इस फार्मूला के थ्रू जो है सॉल्व करना है। किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना है अगर आपको किसी के लिंक पता करने हैं। तो आपको 63 को 63 - 1 डिवाइडेड बाई 2 करके जब आप इसको मल्टीप्लाई करा के 2 पे डिवाइड करेंगे तो टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ लिंक्स आएंगे वो 1953 जो है वो आपके लिंक्स आएंगे। तो ये आपके पास पेपर में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको विदाउट रैप भी आ सकता है और आपको विद रैप अराउंड भी आ सकता है। इसके अलावा आपके पास एक क्वेश्चन जो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर भी थोड़ी देर में शो होगा, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे शो कराया है, ये क्वेश्चन आपने किस तरह से करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ड्राइव द नंबर ऑफ लिंक्स आर कनेक्टिविटी बाइसेक्शन विड्थ एंड डायमीटर ऑफ द फॉलोइंग इंटरकनेक्शन नेटवर्क। आपका कुछ इंटरनेक्शन नेटवर्क गिवन है, आपने उनका क्या करना है, आपने उनकी बाइसेक्शन विड्थ फाइंड आउट करनी है, डायमीटर, उनकी कनेक्टिविटी लिंक्स जो होती हैं वो सब कुछ आपने जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। लेकिन इनके टोटल अगर आपको वो टेबल दिखाया है जो अभी उस टेबल के अंदर सिर्फ आपको फार्मूलाज लिखने हैं, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन जो पेपर है उसके अंदर जो ये गिवन है, अब वो पार्ट जो होता है वो आपका इस तरह से टेबल बना होता है, ठीक है। आपके पास ये आपके पास पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन थे जिनमें आपको 2D मैश विदाउट रैप अराउंड था, फिर हाइपर क्यूब था, कम्प्लीटली कनेक्टेड ग्राफ था एंड बाइनरी ट्री था। आपने क्या फाइंड आउट करना है, इनका डायमीटर फाइंड आउट करने का फार्मूला, इनके बाइसेक्शन विड्थ की, इनकी आर्क कनेक्टिविटी की एंड नंबर ऑफ जितने भी लिंक्स है वो, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इन फार्मूलाज को याद रखना है। अब यहाँ पर आप लोग जो है वो एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और आप इन फार्मूलाज को याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पी है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके जो आपके प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को जब आप 2 का ये स्क्वायर रूट लेंगे प्रोसेसर के साथ तो -1। फॉर एग्जांपल
आपको कहते हैं कि वो डायामीटर फाइंड आउट करें 2D मैश का विदाउट किसी भी आपको रैप अराउंड के, तो आपके पास जो है प्रोसेसर जो है वो 4 है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग प्रोसेसर का पहले आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर रूट लेके आपके पास 2 आता है, तो फिर आप 2 × 2 करके -1 करेंगे तो आपके पास आंसर 3 आएगा। इस तरह करके आपने जितने भी फार्मूलाज आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन सब फार्मूलाज के अंदर जो है वो आपने इस टेबल के अंदर फिल करने हैं। यही याद रख लें, आपको मे भी पेपर में बस यही फार्मूलाज आए, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा रोटेट करके नंबर ऑफ लिंक सबके जो है फार्मूला जो है वो आप नोट डाउन कर लें। एनी हाउ इस पिक्चर, इस ये जो पेपर है इसकी पिक्चर भी जो है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर जो है वो लगा दूँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है विच इज़ द व्हाट इज़ द क्रिटिकल पाथ। आपके पास पेपर में ये भी बड़ी दफ़ा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जिसमें आपके पास इस तरह का ग्राफ गिवन है, ठीक है। ये एक आपके पास कंप्लीट ग्राफ गिवन है जिसमें आपके पास रूट नोड ए है, फिर आगे इसके लीफ नोड है बी एंड सी, बी से फर्दर डी एंड ई, फिर सी से फर्दर एफ एंड जी है। तो आपको यहाँ पे क्रिटिकल पाथ जो है फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है इनमें जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब आप ये कहेंगे कि भाई हर एक की लेंथ तो सेम जा रही है, लेकिन आपने लॉन्गेस्ट पाथ कैसे फाइंड आउट करना है कि इनकी लेंथ की जो वैल्यूज़ आती हैं हर नोड्स की, उनको आपने प्लस करना है, प्लस करके आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। जैसे सबसे पहला जो आप पाथ देखें तो ए से बी की तरफ, बी से डी की तरफ, डी से एच की तरफ, तो ये आपका क्रिटिकल पाथ 1 होता है। इनकी जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं नोड के ऊपर आप उनको प्लस करेंगे और आपके पास 30 आ जाएगा। इसी तरह आप दोबारा जाएंगे ए से बी की तरफ, बी से ई की तरफ, सॉरी ए से बी की तरफ, बी से डी की तरफ, डी से आई की तरफ। टोटल आपके जो पाथ बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो मैं आपको हर एक को बता देती हूँ कि टोटल आपके पास 8 पाथ बने हैं। जो पाथ टू है इसकी आपके पास 30 वैल्यू आई है। पार्ट 3 है इसके पास 29 आया है, पार्ट 4 के पास भी 29 है। इस तरह आप पार्ट 5 एंड 6 की बात करें तो इनके पास 17 एंड 17 आया है। पार्ट 7 की बात करें 26 है, एंड पार्ट 8 की बात करें तो आपके पास 16 है। तो इनमें जो सबसे हाईएस्ट है पार्ट 1 एंड 2 जो है वो 30 है। तो आपके पास क्रिटिकल पाथ क्या हुआ, उसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे क्रिटिकल पाथ जो है वो इज इक्वल टू हो गया आपके 13 के, ठीक है। ये आप इस तरह से लिखेंगे और साथ में आप बता देंगे कि आपका जो पाथ 1 है एंड पाथ 2 जो है, फिर आप ये बताएंगे कौन कौन सा है, ए से बी की तरफ, बी से डी की तरफ, डी से एच एंड जो फिर आप दूसरा पाथ लिखेंगे ए से बी की तरफ, डी से फिर आई की तरफ। ये आप 2 पाथ बताएंगे जिनका जो लॉन्गेस्ट पाथ है आपके पास इनकी वैल्यूज़ हाईएस्ट है वो 13 है। तो बस आप इतना करेंगे तो आपका ये क्रिटिकल पाथ जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। आप अगर अपना पास पेपर्स खोलते हैं तो उसमें एक इस तरह का भी क्वेश्चन है जिसकी लास्ट वाली जो नोट्स हैं वो आपके पास हाईलाइटेड हैं, कलर्ड हैं, ठीक है, और कुछ इस तरह से गिवन है। अगर इसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं तो आपके पास अभी स्क्रीन पे भी ये शो हो रहा होगा। इसमें ये आता है फॉर द डायामीटर वी आइदर टेक 2 फार्टेस्ट नोड्स एंड फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन देम, और वी फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एवरी 2 नोड एंड देन टेक अ मैक्सिमम फ्रॉम दैट वैल्यू। कि हम लोग जो होते हैं वो 2 नोड्स ऐसी हैं जिनके शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे, फिर उन शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग ऐड करके उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप इस वाली को देखते हैं तो इसमें देखें सबसे पहले हम लोग हाईलाइटेड, अगर ऊपर से जाते हैं तो कितने टोटल लेवल कितने हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल एंड 4 लेवल हैं, ठीक है। और टोटल नोड जो है वो आपके पास 15 नोड्स हैं। तो अब आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि आपने जो आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो आपने फाइंड द डायामीटर, डायामीटर कैसे फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले आपको शॉर्टेस्ट पाथ, 2 ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने हैं, फिर आप उन शॉर्टेस्ट पाथ को प्लस करके उनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। अब देखो अगर मैं अप से जाती हूँ, अप नोड से जाती हूँ, तो यहाँ पे भी पहले एक नोड पे गई, फिर मैं दूसरे नोड पे गई, फिर हाईलाइटेड तीसरे नोड पे चली गई। और अगर मैं यहाँ से भी जाती हूँ तो यहाँ से पहले मैं एक नोड पे गई, फिर मैं दूसरे नोड पे गई, फिर मैं तीसरे नोड पे गई, तो कितना हुआ टोटल 3 स्टेप में गई ना मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं जहाँ से भी जाऊँगी मैं 3 स्टेप से ही ऊपर तक जाऊँगी। तो फिर मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूँगी, इनको ट्रेस करने के बाद सबसे पहले मैं अप गई हूँ तब भी 3 हुआ है, डाउन गई हूँ तब भी 3 हुआ है, तो मैं इन 3 + 3 को ऐड करूँगी तो टोटल 6 एजेस आ जाएंगी। तो जो 6 एजेस हैं इसके जो डायामीटर्स हैं वो भी आपके पास कितने होंगे, 6 ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक क्वेश्चन आता है, यू हैव द फॉलोइंग ग्राफ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ एज्यूमिंग द यूनिट वर्क ऑफ एट ईच प्रोसेस। अब यहाँ पर देखें आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है। ये आपके पास
नोड गिवन है, इस नोड से फर्दर नोड्स निकली हुई हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है आपने क्रिटिकल पाथ यानी लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड आउट करने हैं और आपने बताने हैं कि हर एक यूनिट वर्क जो है वो कितने हुए हैं। तो आप देखिए ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए आपके सामने यही चीज़ें हैं जो डीपेस्ट जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे नोड 1 ये है, फिर नोड 1 से नोड 2 में, फिर 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में। तो टोटल कितने नोड्स के यूनिट हैं? टोटल यहाँ पे आप लिखेंगे 7 यूनिट। ठीक है, 7 यूनिट है आपके नोड के, और ये लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है, ये लॉन्गेस्ट पाथ जो है ये आपका क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, सिंपल सा देखिए आपके सामने है कि आपने क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट कर लिया कि आपका ये इस नोड से आ रहा है, और फिर आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपके टोटल कितने यूनिट्स हैं इसके, तो वो यूनिट्स आपने इसको बता देने हैं। हो सकता है ये यूनिट्स फर्दर इंक्रीज भी हों आपके एग्जाम में। ठीक है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपको बार बार यही आ जाए, एंड आई होप सो कि यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको मैं अपने ऑलरेडी जो पहले चैनल है उस पर भी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन फर्दर जो है इसके साथ भी वही कनेक्ट कर दूँगी। तो अगर आप बस ये वीडियो कर लेते हैं तो आपके जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो आप लोग कंप्लीट कर सकेंगे। अगर आप देखिए आपकी आउटलाइन के अंदर विच इज द मैसेज पासिंग इंटरफेस, इसको हम डिटेल में करेंगे क्योंकि इसका जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग पास पेपर देखते हैं तो आपके पास पेपर में कुछ इस टाइप के जो है वो आपके क्वेश्चंस आए होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, जो भी आप पेपर उठाएंगे पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का उसके अंदर ये आया है, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत ही ज्यादा ईजी वे में इसको करने वाले हैं। ठीक है, हर चीज इसकी क्लियर करेंगे। आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग वीडियो लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं हमारे पास एमपीआई होता क्या है। एमपीआई का मतलब होता है मैसेज पासिंग इंटरफेस। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड एपीआई होता है। एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, जो कि आपके पैरेलल प्रोग्रामिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम पर यूज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, एक ऐसी स्टैंडर्ड एपीआई होती है जो कि पैरेलल प्रोग्रामिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम पर रन कराने के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं मैसेज पासिंग के थ्रू, यानी मैसेज को सेंड करते हैं और फिर मैसेज को रिसीव करते हैं। इनकी कम्युनिकेशन डिफरेंट वे में होती है। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन में अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ आपको फिर ये सॉल्व करने भी पड़ सकते हैं। अब इसकी जो कोडिंग थी एमपीआई वाली जो थी वो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन की थी, एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया था सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस वाले लेक्चर के अंदर। आपने वो वाली कोडिंग जो है वो जरूर देखकर जानी है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब एमपीआई यहाँ पर जो डिफरेंट किस्म के इसके फंक्शंस हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एमपीआई इनिस्ट। इनिशियलाइजेशन होता है ना, बिल्कुल स्टार्ट लेना। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम का जो बिगिनिंग होता है, जो स्टार्ट होता है, वो इनिशियलाइजेशन करना कहते हैं। तो किसी भी इसके अंदर हमने बात की है कि कम्युनिकेशन होती है मैसेज को सेंड और रिसीव करते हुए। तो ये जो कम्युनिकेशन का बिल्कुल स्टार्ट होता है, स्टार्टअप कम्युनिकेशन चैनल होता है, वो उसमें जो फंक्शन यूज होता है वो आपका एमपीआई यानी इनिशियलाइजेशन वाला होता है। इसके लिए जो आप लोगों ने कोडिंग के अंदर जो चीज यूज करनी होती है वो आपका एंड आर्गुमेंट सी आता है एंड आर्गुमेंट वी आता है, जो कि हम लोग मोस्टली हर एक कोडिंग के अंदर ही करते हैं। उसके बाद आपका आता है एमपीआई कॉमन रैंक। रैंक का मतलब होता है कि आईडी देना। ठीक है, जैसे हमने बात की कि आपका जो एमपीआई है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। अब इसके अंदर 2 प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, इसके अंदर 3 भी हो सकते हैं, इसके अंदर 4 भी हो सकते हैं। तो जो पहले वाला प्रोसेस होता है वो हमेशा उसकी आईडी होती है 0। ठीक है, उसका इंडेक्स भी 0 होता है और उसकी आईडी भी 0 ही होती है। जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास 0 1 2 3 तक प्रोसेसेस है, तो ये कितने साइज में है? 4। ठीक है, एक आपका एमपीआई कम्युनिकेशन साइज होता है और एक रैंक होता है। रैंक के अंदर हम इसको आईडी असाइन करते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर आप कह सकते हैं। और जो आपका साइज होता है उसके अंदर हम बताते हैं कि ये कम्युनिकेशन चैनल के अंदर टोटल आपके कितने जो है वो चैनल्स है, कितने प्रोसेसर्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हमने मेन फंक्शंस पढ़े हैं, एक हमने एमपीआई इनिशियलाइजेशन वाला पढ़ा है, एक हमने कम्युनिकेशन रैंक वाला पढ़ा है जिसमें हम उसकी आईडी देते हैं, एक हमने कम्युनिकेशन साइज वाला पढ़ा है। अब अगर मैं आपको आपके पास पेपर की एग्जांपल देती हूँ तो उसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो एग्जाम्पल है उनके अंदर ये मैसेज पासिंग इंटरफेस वाले फंक्शन यूज हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये जो प्रोसेसेस है ये प्रोसेस 1 है, 2 है और ये प्रोसेस 3 है, यानी कम्युनिकेशन रैंक
रैंक जो है इसकी 0 से स्टार्ट है और 2 तक इसका एंड है। कम्युनिकेशन जो इसका साइज है एमपीआई का वो आपके पास कितना है 3, ठीक है, आपके पास 3 प्रोसेसर है और इनका 3 साइज है, लेकिन रैंक जो है उसकी आईडी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास इसमें जो चीजें कही गई है, विच इज द सपोज यू वांट टू मैप द डाटा इन 3 प्रोसेसर, इससे आपको साइज पता चल गया, इनटू द गिवन फॉर्म जो आपको ये गिवन है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ओवरऑल फंक्शन यूज हुआ है वो है ऑल टू ऑल। ऑल टू ऑल वी का मतलब होता है कि आपने जितनी भी वैल्यूज हैं देखना है कि प्रोसेसर 0 ने अगले प्रोसेसर को कितनी वैल्यूज भेजी हैं, कितना डाटा सेंड किया है। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले जो है हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर रैंक भी हो गया, साइज भी हो गया, देन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी गिवन थी, सिंपल रियल लाइफ एग्जाम। उसके बाद आपके पास फंक्शन आता है एमपीआई सेंड एंड एमपीआई रिसीव। ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। जो सेंडर होता है उसने मैसेज को सेंड करना होता है और जो रिसीवर होता है उसने मैसेज को रिसीव करना होता है। अब इसके पास जब हमने बात की थी मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, अब ये भी हो सकता है कि एक पर्सन ने जो मैसेज सेंड किया है, फॉरवर्ड किया है, उसने सिर्फ एक को नहीं, उसने उस कंटेंट में 2-3 पर्सन को भी साथ में शेयर कर दिया। तो क्या हुआ, ये मैसेज इसको भी गया, ठीक है, यही मैसेज इसको भी गया, यही मैसेज इसको भी गया, इस तरह करके जो ब्रांचेस बन जाती हैं, ठीक है। यानी एक पर्सन ने कितने ज्यादा पर्सन को मैसेज सेंड कर दिए, ये चीज हम जो है अपने इस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्पेशली, उनमें हम लोग इसको सोल्यूशन देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर उन्होंने बता चुकी हूँ कि आपने उसका स्टार्ट कैसे लेना है, आपने उसकी कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, आपको मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखना है क्या नहीं, वो सब चीजें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद एमपीआई रिसीव होता है, जो कि सेंडर ने जो भी मैसेज सेंड किया होता है, जो भी प्रोसेसर ने एक प्रोसेसर को दूसरे प्रोसेस को सेंड किया होता है वो उसको रिसीव करता है, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन आता है विच इज द एमपीआई बी कास्ट, यानी ब्रॉडकास्ट होता है। यूजुअली रैंक 0 जो होता है वो उसने सारे प्रोसेसर्स को मैसेज सेंड किया होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि एक पर्सन है उसकी आईडी 0 है, एक प्रोसेसर की आईडी 0, उसने जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं उन सबको जो है वो डाटा सेंड किया होता है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं एमपीआई स्कैटर एंड एमपीआई ये जो है गैदर। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखर जाना, छोटे छोटे चंक्स के अंदर, चंक्स का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो है वो हम लोग मैसेज को डिवाइड कर देते हैं, और फिर गैदर में क्या होता है कि हम लोगों ने जो डिवाइड किए होते हैं उन सबको जो है वो गैदर कर लेना, यानी उनको इकट्ठा कर लेना। ये फंक्शंस आपके इसके अंदर इस काम के लिए यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है एमपी पॉइंट टू पॉइंट वर्सेस कलेक्टिव कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है 1 to 1, यानी एक, जैसे मैं हूं और मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज किया तो वो एक 1 to 1, ठीक है, मैसेज कम्युनिकेशन हुई। कलेक्टिव का होता है 1 to many या many to one, यानी देखो अब एक मैसेज मैंने जो है वो काफी लोगों को सेंड कर दिया, एक ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया। अब ग्रुप वालों में से बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने मुझे एक ही मैसेज सेंड कर दिया, कितने नंबर्स ने, तो ये 1 to 1 और many to many भी कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो कोडिंग मैंने आपको बताई थी, आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने सबसे पहले ये लाइब्रेरी एमपीआई कम्युनिकेशन के लिए इंक्लूड की जाती है, देन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं अपने पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ, उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, और देन उसके बाद हम देखेंगे कि फाइनल जो है सारा सोल्व करने के बाद हमें उससे जो फाइनल जो उसने हमसे मांगा है वो हमने क्या देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सपोज यू वांट टू मैप द डाटा इन 3 प्रोसेसेस टू इट्स गिवन फ्रॉम एज बिलो। आपके पास ये डाटा गिवन है, 3 प्रोसेसेस है, ये सेंडर की है, ठीक है, और ये जो है ये रिसीवर की है। सेंडर ने सेंड किया, रिसीव किया। अब एमपीआई के जितने फंक्शंस हमने पढ़े हैं, इनिशियलाइजेशन से, कॉमन कम्युनिकेशन साइज से, कम्युनिकेशन रैंक से, एमपीआई जो है सेंडर सेंड वाले, एमपीआई रिसीव वाले, एमपीआई ब्रॉडकास्ट वाली जो है, सारे के सारे जो है वो इसी एक ऑल टू ऑल भी, मतलब इस पूरे के अंदर जो है वो सारे फंक्शन यूज हो रहे हैं। कैसे यूज हो रहे हैं, अगर हम लोग एमपीआई इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं तो ये प्रोसेसर 0 से स्टार्ट है। रैंक की बात करते हैं तो हर एक को आईडी भी दी हुई,
दिया उन्होंने। इसके अलावा अगर हम साइज की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी बता दिया कि 3 प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा ब्रॉडकास्ट की बात करें तो ये एक जो वैल्यू है, एक जो अब हम सॉल्व करेंगे वो हम ब्रॉडकास्ट एमपीआई से ही सॉल्व करेंगे। इसके अंदर उन्होंने कहा, क्या कहा है, एज यू नो डैट वी नीड टू प्रिपेयर काउंट एंड डिस्प्लेसमेंट अरे। यहाँ पे हमें काउंट एंड डिस्प्लेसमेंट अरेज फॉर बोथ द सेंडर एंड रिसीवर एंड्स के लिए जो है वो हमें प्रिपेयर करनी है, यानी हमने इनके टेबल्स बनाने हैं, वैल्यूज बनानी है। एज द नंबर ऑफ प्रोसेसेस देयर आर 3 अरे विल बी द साइज ऑफ 3, यह उन्होंने ऑलरेडी बता दिया। अब क्या करना है, इस एंड वाली लाइन को भी आपने स्किप करना है। अभी आपको जो प्रिपेयर करना है वो आपको करना है काउंट एंड डिस्प्लेसमेंट अरेज फॉर द सेंडर एंड रिसीवर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो इंशाल्लाह आपको ज्यादा अच्छे से समझ आई होगी। अब मैं यहाँ पर ही एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोगों ने साथ साथ क्या करना है, अपनी नोटबुक को ऑन जो है वो ओपन कर ले। तो नोटबुक को ओपन करके आप साथ साथ इसको नीट करते जाए, ठीक है, आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस होगी। सबसे पहले आपने देखना है इसके अंदर 3 प्रोसेसर है, हर प्रोसेसर की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर भी 3 प्रोसेसर है और जहां पर वैल्यू नहीं गिवन है वहां पर जो है आप डैश लगा दें, ठीक है, ब्लैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे ये वाले इंडेक्सेस जो है वो बिल्कुल खाली है, 0 है, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। उसके अलावा हमने सबसे पहले क्या करना है, सेंडर काउंट एंड सेंडर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले सेंडर काउंट, आप हेडिंग देंगे सेंडर काउंट की, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि 3 प्रोसेसर हैं तो मैं यहाँ पर जो है वो 3 इस तरह करके जो है वो मेमोरी सिस्टम जो है वो बना लेती हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है प्रोसेसर 0 से। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये मेरे प्रोसेसर 0 से, देन ये प्रोसेसर जो है वो मेरे 1 से, एंड दिस वन इज फ्रॉम प्रोसेसर 2, ठीक है। ये हो गए मेरे 3 प्रोसेसर। हमने पहले वाले प्रोसेसर को पकड़ना है और इसकी ब्रांचेस, यानी इसको इसके साथ भी चेक करना है, इसको इसके साथ भी चेक करना है, इसको इसके साथ भी चेक करना है। अभी इन दोनों को आपने नहीं देखना, ये हमने करना है सेंडर काउंट में। सेंडर काउंट में हम लोग कैसे काउंट करते हैं कि कितनी वैल्यूज इस प्रोसेसर की इसके पास है, कितनी वैल्यू इसकी इसके पास है, कितनी वैल्यू इसकी इसके पास है। चेक करने के लिए हम लोग हमेशा सेंडर से रिसीवर तक चेक करते हैं। अब देखो इसके पास सेंडर ने ये डाटा इसको सेंड किया प्रोसेसर 0 को। अब इन दोनों में इसके पास जो एलिमेंट है वो इसमें कितने एलिमेंट है, ठीक है, यानी देखो इसके पास 0 एलिमेंट है ना, इसके अंदर भी 0 एलिमेंट है, यानी टोटल एक एलिमेंट दोनों के अंदर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी एक एलिमेंट, यानी इसके अंदर ये होता है काउंट करने हैं कि जो सेंडर ने को अपने में से जो डाटा है वो इसको कितना सेंड किया है। तो प्रोसेसर 0 ने प्रोसेसर 0 को 0 वाली वैल्यू यानी एक डाटा सेंड किया है। उसके बाद हमने प्रोसेसर 0 का 1 के साथ देखना है। जब हमने 1 के साथ देखा यहाँ पर 22 था और इसमें 22 आपको नजर आया, एक ही कंपोनेंट 22, यानी यहाँ पर उन्होंने जो है यहाँ पर भी उन्होंने एक ही वैल्यू जो है वो सेंड की हुई है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखना है प्रोसेसर 0 को प्रोसेसर 2 के साथ। तो यहाँ पर देखो 0 एंड 11, तो यहाँ पर कितने कंपोनेंट जो है वो इसके जो है वो इसके अंदर भी है, तो यानी सेंडर ने एक ही कंपोनेंट यानी 0 इसको भी सेंड किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपके पास 0 आ गया। यहाँ पर भी ऊपर भी आप हेडिंग दे दें प्रोसेसर 0, ठीक है, प्रोसेसर 1 एंड प्रोसेसर 2 आप यहाँ पर भी लिख दें। इस तरह करके आपने जो है वो सारे हर एक के लिए टेबल बनाने हैं, सेंडर काउंट के लिए भी, सेंडर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी, सेंडर रिसीवर के लिए भी, रिसीवर काउंट के लिए भी और रिसीवर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी। 4 आपको टेबल बनाने हैं और उसके बाद आपको फाइनल आउटपुट भी देनी है। ये हो गया हमारे पास प्रोसेसर 0 के लिए। इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ रेज। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड। प्रोसेस 0 पकड़ा, इसको इन तीनों के साथ चेक करना है कि कितना कितना डाटा इसने इन तीनों को दिया है, वो हमने देख लिया। कैसे देखा कि ये जो इस प्रोसेसर 0 ने इसको कितनी वैल्यू दी हुई थी, इन तीनों में से देखना है 0 दी हुई थी, उसके अलावा यानी एक वैल्यू दी हुई, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। कितनी वैल्यूज दी हुई उतने नंबर लिखने हैं। उसके बाद प्रोसेसर 0 ने 1 को कितना दिया हुआ है, तो देखना है कि दोनों में कौन सी वैल्यूज मैच हो रही हैं, कितनी हो रही हैं। 22 एक ही मैच हो रही है ना, इसके साथ हमने यहाँ भी 1 लिख दिया। उसके बाद प्रोसेसर 0 को हमने लास्ट वाले प्रोसेस के साथ देखा और देखना कितनी वैल्यूज इसके साथ मैच हो रही हैं, यानी इस प्रोसेसर 0 ने कितना डाटा इसको सेंड किया हुआ है। तो इसने अभी तक 0 डाटा ही सेंड किया है, यानी 0 वैल्यू ही सेंड की है, तो इसका मतलब इसने भी एक ही वैल्यू जो है इसको सेंड की हुई है। अब इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से इरेज और हम पकड़ते हैं अपने प्रोसेसर 1 को।
ये वाला मैं आपको करके दूंगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का पार्ट आपने खुद करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है कि आपकी क्या वैल्यू हुई है क्या नहीं, ताकि उसको मैं अपने आंसर्स के साथ जो है वो मैच करके चेक कर लूं। उसके बाद हमने प्रोसेसर 0 पकड़ा है, अभी हम पकड़ेंगे प्रोसेसर 1 को। ये आपने अपने पेपर में जो लास्ट शीट होती है, रफ शीट होती है, वहां पे आपने स्केच पेंसिल के साथ जाना, इस तरह करके आपने जो है कैलकुलेशन निकालनी। इसकी हम इसके साथ भी देखेंगे, इसको देखेंगे इसने इसको कितना डाटा सेंड किया और इसने इसको कितना डाटा सेंड किया। अब देखिए प्रोसेसर 1 ने, इसमें वैल्यूज ये है, कितनी वैल्यूज यहाँ पर गई हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ अभी 11 वाली वैल्यू ही इसके अंदर है, यानी एक ही वैल्यू इसने सेंड की हुई है। तो प्रोसेसर 1 ने प्रोसेसर 0 को अभी एक ही वैल्यू दी हुई है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसर 1 ने प्रोसेसर 1 यानी अपने आप को कितनी वैल्यूज दी हुई हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि 22 क्या ऊपर वाली में है, यानी इस प्रोसेसर ने इसको तो कोई वैल्यू नहीं दी हुई, इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे 0, ठीक है। उसके बाद इसका हम इसके साथ चेक करेंगे, इसमें 11 4 1 है, क्या इसमें कितने डाटा उसने इसको सेंड किया हुआ है, एक ही, ठीक है। यानी 11 वाली वैल्यू ही इसने प्रोसेसर 2 को दी हुई है, तो एक ही वैल्यू दिया, तो हम यहाँ पर इसको 1 लिख देंगे, ओके। उसके बाद हमारा ये हो गया प्रोसेसर 1 का भी काम। देन नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे अपने प्रोसेसर 2 के लिए। तो प्रोसेसर 2 में हम देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे अपनी हर एक ब्रांच के साथ, यानी हर एक डाटा जो सेंड किया हुआ है हर एक के साथ। अब देखो प्रोसेसर 2 में आ रही है 34 3 एंड 9। अब इनमें से कौन सा डाटा उन्होंने इसको सेंड किया हुआ है, तो इसमें 3 वाला डाटा इसको सेंड किया हुआ है, मतलब अभी एक ही डाटा उसने, यानी एक ही वैल्यू दी हुई है। उसके बाद प्रोसेसर 2 की 1 के साथ देखें तो इसने अभी इसको कोई डाटा सेंड नहीं किया हुआ, इसमें 0 लिख देंगे। इसका अगर इसके साथ देखेंगे तो इसको भी उन्होंने कोई डाटा नहीं दिया हुआ, इट्स मीन कि इसने भी अभी 0 ही डाटा सेंड किया है इसको। ये हो गया हमारा सेंडर काउंट, ठीक है। और कोई भी सेंडर काउंट आपको फाइंड करना है सेंडर के लिए, तो आपको यही जो है फॉर्मूला, यही तरीका का जो है वो आपको फॉलो करना है। उसके बाद हम देखेंगे सेंडर का डिस्प्लेसमेंट। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि रिसीवर काउंट कैसे फाइंड करना है, तो जैसे हमने सेंडर काउंट फाइंड किया है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको रिसीवर काउंट भी फाइंड करना है। इसमें आप लोग क्या करोगे, रिसीवर वाला प्रोसेस पकड़ोगे और इसको सेंडर वाले की तीनों वैल्यूज के साथ चेक करना है कि इस वाले प्रोसेस ने इन तीनों में किसको कितना डाटा दिया हुआ है, इस वाले ने इन तीनों को कितना दिया हुआ है और इस वाले ने इन तीनों को कितना दिया हुआ है। उसका भी टेबल आपको ऐसे ही बनाकर जो है वो लिखना है रिसीवर काउंट के लिए। अब हम करेंगे सेंडर डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो अब हम देखेंगे अपना सेंडर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इसमें हम लोग अपनी एरेज के इंडेक्सेस देखते हैं। मैंने बात की थी कि जब सेंडर में हम लोग चेक करते हैं काउंट, तो इसमें हम लोग हर प्रोसेस को, जैसे प्रोसेस 0 को प्रोसेस 0 1 2 के साथ चेक किया कितनी वैल्यू दी। अगर आपने समझ नहीं आई देन आप दोबारा वीडियो जो है वो स्टार्ट से देख सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। रिसीवर की बात करते हैं तो रिसीवर मैंने नहीं कराया है, मैंने इट्स अप टू यू, आप करेंगे, क्योंकि जब मैंने आपको बताया है जैसे हमने सेंडर काउंट फाइंड आउट किया है ऐसे हमने रिसीवर काउंट भी करना है। रिसीवर काउंट के लिए आपको क्या करना है कि 0 प्रोसेस को पकड़ना है, ठीक है, यानी इस प्रोसेस को पकड़ना है और इसको आपने हर एक के साथ चेक करना है कि रिसीवर ने किस सेंडर से कितनी कितनी वैल्यू रिसीव की हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए रिसीवर में 3 11 0 है, तो इसमें से कौन सी वैल्यू सेंडर के पास भी है, तो सेंडर के पास 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस 0 हुआ रिसीवर का वो आपके पास 1 हुआ, ठीक है, यानी एक ही वैल्यू दोनों में मैच हो रही है। इसके अलावा आपने प्रोसेस 0 जो है उसकी ऊपर वाले प्रोसेस 1 के साथ देखनी है, तो इसमें 11 मैच हो रही है, तो आपने यहाँ पर सिंपली जो है वो लिख देना है 11, ठीक है, 1 जो है कंपोनेंट। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है विच इज द 9 एंड यहाँ पर 334 है और नीचे ये है, तो नीचे वालों में 3 ऊपर वाले में है, हाँ 11 है नहीं है, यानी जो चीज मैच हो रही है कितनी कौन सी कितनी वैल्यूज मैच हो रही हैं वो आपने उतने नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। एग्जैक्ट आपको 322 लिखना नहीं है, बल्कि आपको जैसे यहाँ पर देखिए 0 और 0 यानी एक वैल्यू मैच हुई है, तो आपने यहाँ पर 1 लिखना है। सेंडर अकाउंट के लिए भी और रिसीवर अकाउंट के लिए भी दोनों में उल्टा होगा। सेंडर के लिए हम ऊपर से नीचे देखेंगे, यानी जो पहले था बिफोर वाला आफ्टर वाले के साथ देखेंगे, और जो रिसीवर काउंट होता है उसमें आफ्टर वाले प्रोसेसेस को, हर प्रोसेसेस को ऊपर वाले जो सेंडर्स होते हैं यानी ऊपर वाले जो होते हैं बिफोर वाले होते हैं उनके साथ जो है वो आपको कंपेयर करना है। आप इस तरह से कह सकते हैं
सेंडर काउंट में सेंडर से हम लोग रिसीवर तक जो है वो सारी ब्रांचेस निकाल के चेक करेंगे, और रिसीवर वाले में हम लोग रिसीवर वाले से सेंडर वाले तक, यानी इसमें बिफोर से आफ्टर तक देखेंगे और इसमें हम लोग आफ्टर से बिफोर तक देखेंगे। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे, अब हमने इसी क्वेश्चन को पकड़ना है, इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट वाला यानी नंबर ऑफ इंडेक्सेस देखने, किस इंडेक्स के ऊपर जो है वो आपकी वैल्यू जो है वो मैच हो रही है। इसके लिए भी हमने सिंपल यही करना है, प्रोसेस 0 को पकड़ेंगे, इसको हमने इन तीनों प्रोसेसेस के साथ जो है वो चेक करना है। अब देखिए प्रोसेस 0 में जो वैल्यू आ रही है सेम वो है 0, यानी प्रोसेस 0 ने 0 सेंड की है। अब इस रिसीवर ने इस सेंडर से कौन सी वैल्यू रिसीव की है, 0 रिसीव की है, और 0 वैल्यू किस इंडेक्स पे आ रही है, देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यानी इंडेक्स नंबर 2 पे आ रही है। जब मैंने रैंक की बात की थी तो इसमें मैंने बोला कि इसमें जो आईडीज होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अगर एरेज के अंदर हम लोग बात करते हैं इंडेक्सेस की, तो इंडेक्सेस भी हमेशा 0 नंबर से ही स्टार्ट होता है, और वो जो 0 नंबर होता है वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे वैल्यू जो है ये वाली, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 वाली और ये 2 वाली। तो यहाँ पर देखिए 0 वैल्यू रिसीव हुई है और कौन से इंडेक्स पे है, वो 2 इंडेक्स पे। तो हमने सिंपली यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 लिख देना है। उसके बाद इसको हम इसके साथ चेक करेंगे, इसमें 22 रिसीव हुआ है, तो 22 जो है वो इसके किस इंडेक्स पे है, इंडेक्स नंबर 1 पे है, यानी सेकंड इंडेक्स पे है। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। उसके अलावा हमने देखा प्रोसेस 0 को अपने प्रोसेस 2 के लिए देखना है, तो यहाँ पर 2 में आ रहा है 0 एंड 11, यानी 0 आ रहा है जो 11, इसमें हमने सबसे पहले पहली वैल्यू जो भी, अगर सम टाइम ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 22 आ जाता, दोनों वैल्यूज तो मैच हो रही थी, तो इसमें जो पहली वाली वैल्यू हमने वो ले लेनी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी 11 है, तो 0 किस इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। ये काउंटर सेंडर डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं। उसके बाद हमने इसको ये प्रोसेस 0 का काम हो गया। प्रोसेस 0 को हमने हर प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करके देख लिया किसने किस इंडेक्स पे क्या डाटा सेंड किया। अब हम पकड़ेंगे अपने प्रोसेस 1 को और इसको हम लोग बाकी तीनों प्रोसेसेस के साथ जो है वो चेक करेंगे कि किस इंडेक्स पे इसकी क्या वैल्यूज आ रही हैं। जैसे यहाँ पे 11, 4 एंड 1, तो यहाँ पे देखिए कौन सी वैल्यू जो है वो उसने सेंड की हुई है, 11 वाली, और कौन से इंडेक्स से सेंड की हुई है, इंडेक्स नंबर 1, यानी फर्स्ट इंडेक्स जो कि हमारे पास क्या आता है, 0 है। 0 इज द फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हमने इसको इसके साथ देखा तो इसमें कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रही। जहां कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती उसको हमने बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोसेस 1 की प्रोसेस 2 के साथ देखा तो इसमें 0 एंड 11 थी, तो इसमें 11 वाली जो थी वो मैच हो रही थी, और 11 वाली किस इंडेक्स पे है, वो आपकी 0 इंडेक्स पे ही है। तो ये है आपका प्रोसेस 1 के तीनों प्रोसेस के साथ इंडेक्स डिस्प्लेसमेंट, यानी स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट हमने इसकी जो है वो चेक कर ली। अब हम देखेंगे प्रोसेस जो है हमारा 2, इसको हम देखेंगे इन तीनों के साथ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रोसेस 2 की जो वैल्यूज है बारी बारी चेक करेंगे। इसमें 24 है, 3 एंड 9 है, और इसमें हमारे पास 3, 11 एंड 0 है। तो यहाँ पर देखिए इसने सेंड किया था 3, तो 3 वाली जो है वो किस इंडेक्स से सेंड हुई है, वो हमारे पास 3 वाली इंडेक्स से, यानी फर्स्ट इंडेक्स से जो है वो सेंड हुई है। और आपका इंडेक्स नंबर 1 जो है वही आपका सेकंड साइड पर है, यानी 3 जो है वो आपकी इंडेक्स नंबर 1 से सेंड हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे 1। मैं बता रही हूँ, इसको हम 0 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। तो इंडेक्स 1 से आपकी वैल्यू 3 जो है वो सेंड हुई है। अब हम इसके साथ देखेंगे तो इसमें 22 कोई भी नहीं, तो इसको हम 0 लिख देंगे। कोई भी वैल्यू जहां मैच नहीं होती, किसी भी इंडेक्स से सेंड नहीं होती, इसको हम बाय डिफॉल्ट 0 लिख देते हैं। उसके बाद प्रोसेस 2 का हम प्रोसेस 2 के साथ देखेंगे तो इसमें भी कोई भी वैल्यू जो है वो रिसीव नहीं, मतलब कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं हुई है किसी भी इंडेक्स से, तो हम इसको भी 0 लिख देंगे। ये था आपका सेंडर डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखेंगे हमारा जो है रिसीवर डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। इसी तरह रिसीवर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आपको इसी वैल्यू इस तरह से टेबल्स जो है वो बनाना होगा, ठीक है, इस तरह करके जो है। और इसमें आपने क्या करना है, नीचे जो रिसीवर ने जिस तरह हमने ऊपर सेंडर वाले की है, इसी तरह से आपको रिसीवर वाले भी ब्रांचेस निकाल के देखना है किस इंडेक्स पे ये रिसीव हो रहा है। जैसे ये देखिए, ये अब हम इंडेक्स 0 पकड़ते हैं। मैं आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन दूंगी, बाकी आपने खुद करनी है, क्योंकि मैंने इसको बहुत डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ। अब यहाँ पर हमने इसके लिए चेक करना है तो कौन सी वैल्यूज इसमें मैच हो रही है, 0 वाली, ठीक है। अब ये जो यानी जो रिसीविंग वैल्यू है, ये
ये इस वाली हमने देखना है, ये जो वैल्यू सेंड हुई है वो किस इंडेक्स पे जाके स्टोर हुई है, रिसीवर के किस इंडेक्स पे जाके स्टोर हुई है, तो वो इंडेक्स नंबर 2 पे जाके स्टोर हुई है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी सिंपली 2। ये रिसीवर काउंट में है। सेंडर में हम देखते हैं कि जो रिसीव वैल्यू थी वो सेंडर के किस काउंट से आई थी, किस इंडेक्स से आई थी। और हम लोग रिसीवर के केस में क्या देखते हैं कि जो रिसीवर डिस्प्लेसमेंट में जो डाटा उसने रिसीव किया है सेंडर से, तो वो कहाँ पर किस इंडेक्स में जाके स्टोर हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसके लिए देखते हैं तो यहाँ पर है 22, ठीक है। अब जो ऊपर वाला डाटा उसने सेंड किया है, सेंडर ने जो डाटा सेंड किया है वो किस इंडेक्स पे जाके स्टोर हुआ है, 22 किस इंडेक्स पे, इंडेक्स नंबर 2 पे जाके स्टोर हुआ है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगी। अब इसको अगर मैं इसके साथ देखती हूँ तो इसमें देखना है कि जो डाटा रिसीवर ने यहाँ से रिसीव किया है वो किस इंडेक्स पे जाके स्टोर हुआ है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू थी 0, तो 0 जो है वो इंडेक्स 1 पे जाके स्टोर हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 1। इसी तरह हम लोग इनको चेक करेंगे प्रोसेस 0 को, तो प्रोसेस 0 में 1141 है, तो 11 जो है वो किस इंडेक्स पे जाके रिसीव हुआ है, वो इंडेक्स नंबर 1 पे रिसीव हुआ है, तो मैं इसको लिख दूंगी यहाँ पर 1, ठीक है। इसके अलावा फिर हम इसको इसके साथ चेक करेंगे, कोई भी रिसीव नहीं हुआ तो हम वहां पर क्या लिख देंगे 0। इसको फिर हमने इसके साथ देखना है, प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 से क्या लिया है, तो उसने कोई भी वैल्यू नहीं ली है, तो इसमें हम लिख देंगे 0, ठीक है। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोगों ने प्रोसेस 2 को देखना है कि प्रोसेस 2 ने प्रोसेस 0 से क्या वैल्यू ली है, 0 एंड 11। तो यहाँ पर 0 किस इंडेक्स पे आके जो है वो रिसीव हुआ है, इंडेक्स नंबर 1 पे आके रिसीव हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 1, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने देखना है प्रोसेस 2 का प्रोसेस 1 के साथ, प्रोसेस 2 ने 1 से क्या रिसीव किया है, उसने 11 रिसीव किया है, और 11 इसको किस इंडेक्स पे आके रिसीव हुआ है, इंडेक्स 2 पर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 2, ठीक है। इसके अलावा फिर हम प्रोसेस 2 का प्रोसेस 2 के साथ देखेंगे, ये आपका रिसीवर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू जो है इस कहाँ पर आकर रिसीव हुई है, किसी भी इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू नहीं स्टोर हो रही ऊपर वाली, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। एंड आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी कि किस तरह से हम लोगों ने इन एरेज का, इन प्रोसेसेस का, इन एरेज की इंडेक्सेस से किस तरह से हमने जो है सेंडर और रिसीवर काउंट फाइंड आउट करना है, और किस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट एरे जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है सेंडर और रिसीवर दोनों केसेस में। अब हम चलते हैं इसके फाइनल आंसर की तरफ। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ काउंट अरे फॉर प्रोसेसर रैंक 0 एज सेंडर। तो जो मैंने आपको पहले सेंडर में बताई थी, तो उसमें प्रोसेस 0 वाली जो भी वैल्यूज आ रही थी हर एक के लिए, यानी आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैंने वो पहले किया था, तो अभी यहाँ पर सेव नहीं है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई होगी सेंडर के केस में सेंडर काउंट में, तो वहां पर जो भी ऊपर वाली वैल्यू आई होगी वो आपको यहाँ पर नीचे जो है वो ऐसे का एरे बनाकर जो है उसके अंदर लिख देना। आई थिंक जो वैल्यूज आई थी वो 1 थी, 1 एंड 1 आई थी, ठीक है। इस तरह से आपने नीचे वाला भी क्वेश्चन करना है, आपको हर चीज जो है वो सेम प्रोवाइड की गई है, ठीक है। उसमें 3 प्रोसेसर है, आपने इसके लिए भी सेंडर एंड डिस्प्लेसमेंट अरे दोनों के लिए सेंडर काउंट एंड सेंडर डिस्प्लेसमेंट, रिसीवर काउंट एंड रिसीवर डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद जो है आपने इन टेबल्स को भी नीट करके लिखना है, ठीक है। हर एक के लिए अलग अलग लिखना है। सबसे पहले तो आपको सेंडर काउंट का टेबल बनाना है, ठीक है, क्योंकि पहले फाइंड आउट ये करना है। उसके बाद आपको रिसीवर काउंट का टेबल बनाना है, ये टेबल नंबर 2 है। टेबल नंबर 3 में आपने क्या करना है, सेंडर डिस्प्लेसमेंट वाला बनाना है, और उसके बाद आपने सेंडर जो है आपका जो रिसीवर डिस्प्लेसमेंट है उसका टेबल बनाना है। टोटल आपके 4 टेबल बनेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, और उसके बाद आपने लास्ट फाइनल आंसर देना है जो क्या, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ काउंट अरे प्रोसेसर रैंक 1 एज अ सेंडर। तो आपने जो भी टेबल बनाया होगा इसको नीचे वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसका जो रैंक नंबर 1 है ये है, ठीक है, सेकंड वाला जो प्रोसेसर
प्रोसेस होता है। प्रोसेस 1 जो है ये रैंक 1 होता है। तो आपने यहाँ से देखना है रैंक 1 की कौन सी वैल्यूज आई हैं, ठीक है। अरे बनाकर आपने जिस तरह ये अरे बनाकर लिखा है आपने ऐसे लिख देना है। हाँ, कुछ पेपर्स होंगे उनके अंदर आपको यहाँ पे एज ए रिसीवर भी लिखा होगा, तो आपने उसको एज ए रिसीवर भी लिख देना है। हो सकता है यहाँ पे काउंट की जगह डिस्प्लेसमेंट अरे लिखा होता, आपने उस हिसाब से ये जो लास्ट वाली लाइन होती है उसका आंसर देना है। आई होप सो कि आप जो है पास पेपर के ये वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। जितने भी पास पेपर हैं उनके हर पास पेपर में मैंने देखा है इस तरह का क्वेश्चन जरूर आया, और हर क्वेश्चन के अंदर आपको सेंडर काउंट, रिसीवर काउंट, सेंडर डिस्प्लेसमेंट, रिसीवर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का बोला हुआ है। ये थी वीडियो आज की। MPI जो आपकी आउटलाइन का टॉपिक था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ था, और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आई थिंक आपको कोडिंग आई हुई थी, तो ये कोडिंग भी आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये भी कोडिंग है और आपकी नेक्स्ट जो है वो भी कोडिंग होगी। तो आपने क्या करना है कि इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं और इनको भी हम लोग नेक्स्ट, ये सारे MPI से रिलेटेड ही होते हैं। MPI के सारे फंक्शन जो है वो हमने पढ़े, और आपके जो ऊपर जो हमने भी क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके अंदर भी सारे फंक्शन यूज हो रहे हैं। जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए हैं वो सारे के सारे फंक्शन जो है वो यहाँ पर यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कंप्लीट देखी होगी। एंड अगर आप बस यही कर लेते हैं ना तो उम्मीद रखिए कि आप लोग जो है पेपर में इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। बाय द वे, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।